Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, we are meeting today for another session of Captain Tiranga. आप सभी का स्वागत है आज सुबह के सेशन में। आज कैप्टन तिरंगा के साथ जीएटी की रक्षा करने वाले हैं हम। जीएटी के मसीहा कैप्टन तिरंगा आपकी जर्नी में आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, विनती है कि सेशन को फटाफट शेयर कर दें ताकि जो साथी अभी तक सेशन के साथ नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जुड़ जाए एंड दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ टुडेज सेशन। जैसा आपको पता है कैप्टन तिरंगा पूरा जीके का क्रैश कोर्स करा रहे हैं। सो फिजिकल ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर ली थी। पॉलिटी हमने एक दो क्लासों से स्टार्ट किया। पॉलिटी में भी हम प्रीएम्बल, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल राइट कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी जर्नी को बढ़ाते हुए फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो आज क्योंकि फंडामेंटल राइट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे साथियों के साथ सेशन को शेयर कर दें ताकि जो साथी अभी तक नहीं जुड़ पाए दे कैन ऑल्सो ज्वाइन इन एंड टेक बेनिफिट आउट ऑफ दिस सेशन। सो फटाफट बिना देरी के सेशन को शेयर करें। 10 PM पे कल क्लास हुई थी ध्रुव बेटा। कैप्टन तिरंगा जीएटी के मसीहा पॉलिटी की जर्नी में आपका साथ देते हुए ऑल्सो फिजिकल ज्योग्राफी इज डन। पॉलिटी में भी कुछ दिनों में हम पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे। फिर पॉलिटी के बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, देन एंशिएंट, देन इंडियन, करंट अफेयर्स, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स भी करेंगे। कोरल रीफ्स हम बाद में एनवायरनमेंट के टाइम पढ़ेंगे आदि। ओके, दैट्स ग्रेट। ओमकार बोल रहे हैं मैंने शेयर कर दिया। बाकी जितने बच्चे जुड़े हैं अभी जिन्होंने शेयर नहीं करा, आप सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को शेयर कर दें। डोंट हाइड बिहाइंड योर पड़ोसी की पड़ोसी साथी शेयर कर देगा, हमें शेयर करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आत्मनिर्भर बनो, पड़ोसी के पीछे छुपना बंद करो। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं करने से होता है। आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री जी भी बात करते हैं। तो प्लीज बिकम आत्मनिर्भर, डोंट हाइड बिहाइंड योर पड़ोसी, वरना तो शादी के बाद भी पड़ोसी के पीछे छुपना पड़ेगा। ठीक है, तो सीरीज का लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको शेयर कर दो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जो आज बच्चे पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मुझे नहीं जानते, हाय गाइस, आई एम अक्षय। I am from the 130th course of National Defence Academy, All India rank 154. I belong to the Charlie Squadron of the Academy, and I was an Indian Air Force cadet. I was recommended in my first attempt from 1AFSB Dehradun, and I would be helping you in this journey of your preparation from an aspirant to an officer. ठीक है, ठीक है। सो सारे बच्चे फटाफट से सेशन को शेयर कर दो। आज हम फंडामेंटल राइट्स को आगे बढ़ाएंगे। फंडामेंटल राइट्स का हमने काफी सारी चीजें ऑलरेडी कर ली थी। वी हैड डन ऑलरेडी सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट। याद करो, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया था। मैं आपसे फटाफट क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे आंसर बताना। हमने बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट किया था, वहां मैंने आपको जरा ये बताया था फंडामेंटल राइट इंस्पायर कहां से हुए हैं, इनको किस और नाम से जाना जाता है। यस, बिल ऑफ राइट्स जो यूएसए का है उससे इंस्पायर हुए थे। किस नाम से और जाना जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। कौन से पार्ट में मौजूद है हमारे संविधान के? पार्ट 3 में मौजूद है। क्या इनको इंप्लीमेंट करने के लिए आप कोर्ट जा सकते हो? यस यू कैन, दे आर जस्टिसेबल। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली जा सकते हो इन्हें इंप्लीमेंट करवाने के लिए। हमने इसके बाद बात की थी पार्ट 3 में आर्टिकल कौन से में मौजूद है। हमने बात की थी आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक पूरा फंडामेंटल राइट्स का सेक्शन है। इसके बाद हमने और क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल क्यों है। फंडामेंटल इसलिए है बिकॉज ये एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के फुल डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी खासियत यह है कि दे एक्ट एज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द स्टेट एंड लेजिस्लेचर, कि वो एक इंडिविजुअल को उसकी पोटेंशियल रियलाइज करने का अवसर प्रोवाइड करे। ये हमें एक डेस्पोटिक रिजीम बनने से बचाते हैं एंड काफी सारे और एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने देखा था कौन से मेजर फंडामेंटल राइट्स हैं। हमने बात की थी 6 मेजर फंडामेंटल राइट्स। ओरिजिनली हमने बात की थी कि 7 फंडामेंटल राइट्स है। 7th जो था दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो था आर्टिकल 19(1) के अंदर भी मौजूद था और आर्टिकल 31 के अंदर भी मौजूद था। इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया एंड नाउ इट इज एन ऑर्डिनरी लीगल राइट, सो इट इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, इसके अलावा हमने डिस्कस किए थे 6 फंडामेंटल राइट्स। व्हाट आर द 6 फंडामेंटल राइट? मैंने आपको निमोनिक सिखाया था। रिफर, सेंट्रली प्रोड्यूस्ड। अगर फंडामेंटल राइट कभी याद नहीं आए तो सेंट्रली प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स को याद रखना। विकास हिंदी में भी पढ़ाऊंगा बेटा, चिंता मत करो।
पहले आप शेयर कर दो, हिंदी मीडियम के बच्चे लेके आओ, आप हिंदी मीडियम में भी बातें करेंगे, ठीक है। सो राइट टू इक्वालिटी पहला राइट था, ये कल हमने कंप्लीट डिटेल में देख लिया था, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी ये अब खत्म हो चुका है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो लास्ट फंडामेंटल राइट होगा। फिर कल हमने राइट टू इक्वालिटी जो है ये डिटेल में देखा था, हमने बात की थी आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 किस चीज से डील करता है? आर्टिकल 12 डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। हमने यहाँ पे बात की थी अजय हसिया केस की, हमने बात की थी कि इसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, सेंटर और स्टेट की दोनों की, लोकल बॉडीज चाहे वो अर्बन हो या रूरल हो वो आएंगी। हमने बात की थी कि इसमें जुडिशरी नहीं आएगी, स्टेट की डेफिनेशन में जुडिशरी नहीं आएगी। आर्टिकल 12 देखा था, उसके बाद आर्टिकल 13 देखा था। आर्टिकल 13 में हमने क्या देखा था? एक्सप्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन प्रोवाइड होता है। हमने देखा था कि कोई भी लॉ अगर बनाया जाता है, इफ इट इज रिपग्नेंट टू द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट, इट कैन बी चेक्ड फॉर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन था। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की बात की थी यहाँ पे। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बोलता है कि इवन कोई प्री एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन से पुराना भी अगर कोई लॉ कन्वेंशन चल रहा हो, तो अगर वो संविधान के किसी प्रोविजन के अगेंस्ट, फंडामेंटल राइट के किसी प्रोविजन के अगेंस्ट जाता है, इट वुड बी ओवरशैडोड बाय फंडामेंटल राइट। यहाँ पे हमने बात की थी, इसमें जो लॉ की डेफिनेशन है, उस लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आएंगे, और दूसरा पर्सनल लॉ जो होते हैं आपके वो नहीं आएंगे। सो दीज टू थिंग्स वुड बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ लॉ की डेफिनेशन अंडर आर्टिकल 13। यानी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और वो फंडामेंटल राइट को चेंज करता है, इट वुडंट बी अगर वो फंडामेंटल राइट को चेंज करता है तो भी वो उसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, दैट वाज आर्टिकल 13। उसके बाद आर्टिकल 14 देखा था, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसमें हमने दोनों कॉन्सेप्ट में डिफरेंस समझा था, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हमने बात की थी अफर्मेटिव एक्शन की, एक्सेप्शंस देखे थे, गवर्नर, पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डिप्लोमेट्स। आर्टिकल 15 था, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें हमने बात की थी कैसे पब्लिक जो कुएं हैं, होटल्स हैं, वहां किसी को प्रोहिबिट नहीं कर सकते। हमने बात की थी विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो। हमने बात की थी इसमें एससीज और एसटीज के लिए, देयर कैन एंड एसईबीसी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की फैसिलिटी रह सकती है। सो दैट वी डिड इन 15th आर्टिकल। देन वाज 16 आर्टिकल 16 में हमने बात की थी रिजर्वेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, नो डिस्क्रिमिनेशन इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें हमने बात की थी कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ प्लस रेसिडेंस और प्लस एक और चीज, दैट वाज योर डिसेंट। प्लेस ऑफ बर्थ के अलावा रेसिडेंस और डिसेंट, इन बेसिस पे सरकार कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। हमने बात की थी ये जो रेसिडेंस का क्राइटेरिया है, जो ये रेसिडेंस का क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया भी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगा सकती है। तो कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने यहाँ कहते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी में हमारी स्टेट के लोग ही अपॉइंट होंगे, सो दैट इज इलीगल। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऐसा कर सकती है। जैसे 371D एक आर्टिकल है आंध्र प्रदेश के कुछ रीजन के लिए, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि जो ग्रुप बी और ग्रुप डी की पोजीशन है वहां पे लोकल्स को तरजीह दी जाएगी, ठीक है। सो दैट वाज आर्टिकल 371D। दामिनी क्रीमी लेयर वो लेयर होती है अगर कोई ओबीसी बच्चा की फैमिली इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है तो उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये एक प्रोविजन था रेसिडेंस वाला, सिर्फ पार्लियामेंट ही अप्रूव करवा सकता है, ठीक है। सो दैट वाज आर्टिकल 16। उसके बाद आर्टिकल 17 देखा था। डिसेंट का मतलब होता है कि आपके पूर्वज कौन थे, वंशज किसके वंशज हो आप, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में हमने क्या देखा था? आर्टिकल 17 वाज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत कैसे हो इसके लिए लॉ बनाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। आर्टिकल 18 था, लास्ट फंडामेंटल राइट था। इसमें हमने क्या देखा था कि टाइटल्स सरकार देना बंद कर देगी, महाराज, अधिराज, राय बहादुर, इस तरीके के टाइटल सरकार नहीं देगी। सो दैट वाज आर्टिकल 18। तो हमने हार्डली 10 मिनट्स के अंदर पूरा फंडामेंटल राइट जो पढ़ा था वो रिवाइज कर लिया। अब मैं ये क्यों ऐसे बता पा रहा हूँ आपको ओरली, हाउ आई एम एबल टू टेल यू ऑल दिस ओरली, क्योंकि बिना स्लाइड देखे, बिकॉज आई हैव स्टडीड दिस थिंग मल्टीपल टाइम्स। ये अभी आपने देखा मुंह जवानी कैसे हमने रिवाइज किया, और कल का कोर कंटेंट यही था। तो अगर यही फायदा होता है मल्टीपल रिविजन्स का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
एक ही चीज होती है गौरव, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन में बदल पाएगा तो आपका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो इसी तरीके से अगर आप ओरली रिवाइज कर पा रहे हो तभी पढ़ा हुआ फायदेमंद है। अगर स्लाइड से पढ़ के रिवाइज कर रहे हो दैट मींस इट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, नाइटफॉल का लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आपको किसी भी क्लास का अगर लिंक चाहिए होता है प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल @SSB_success टेलीग्राम चैनल है। आपका कोई भी डाउट है, कोई सेशन का लिंक नहीं मिल रहा, गो एंड ज्वाइन इट, यू विल बी एबल टू फाइंड द चैनल। ठीक है, आर्टिकल 18 इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, तनुज ने लिंक शेयर कर दिया। सबरीमाला का जजमेंट ये कहता है बेसिकली कि सबरीमाला टेंपल में फीमेल एंट्री ले सकती है। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन केस का ऑफिशियल नाम था। ठीक है, पॉलिटी की है, 3rd क्लास है, 31 एबीसी अभिषेक पढ़ा चुका हूं, आराम से देख लेना पहले। ओके, सो अब मैं चैट को प्राइवेट कर रहा हूं। नाउ आई एम स्टार्टिंग म्यूटिंग द चैट एंड स्टार्टिंग फंडामेंटल राइट्स। ये जो पहले का पार्ट था, वी हैव रिवाइज्ड ऑल ऑफ दिस, वेरियस फंडामेंटल राइट्स कौन से सिटीजन को है ये सब हम कर चुके हैं। तो जिसने नहीं किया कल की क्लास देख लेना, इन डिटेल हम ये पूरी चीज जो अभी 10 मिनट में रिवाइज की। ठीक है, सो उन बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास देख लेना, ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ ली है। आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 19 से। सो राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम वी वुड बी डूइंग। देखो हमने फंडामेंटल राइट्स देखे थे, तो राइट टू फ्रीडम जो सेकंड था दैट इज 19 to 22, इसको हम डिटेल में करेंगे आज। 19, 20, 21, 22 इनको हम डिटेल में करने का प्रयास करेंगे। इनफैक्ट वी वुड ट्राई कि आज पूरा ही खत्म हो जाए, थोड़ा टाइम लेके लेट्स ट्राई टू क्लोज द फंडामेंटल राइट चैप्टर पूरा ही। ठीक है, ओके, कल वाले जो भी आर्टिकल बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज कंटेनिंग 6 राइट्स। आर्टिकल 19 के अंदर 6 विभिन्न प्रकार के राइट्स इंक्लूडेड है। ठीक है, आज 2 घंटे के करीब करीब क्लास चलेगी, तो एकदम पानी की बोतल और खाने के लिए बिस्कुट तैयार रखना। ठीक है, सो आर्टिकल 19 कंटेन्स 6 राइट्स, और आर्टिकल 19(1) में ये 6 राइट्स प्रेजेंट है। आर्टिकल 19(2) के अंदर इनके क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है इन पे। जैसे हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, फंडामेंटल राइट सैक्रोसैंक्ट एब्सोल्यूट नहीं है, उन पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। ठीक है, सो आर्टिकल 16(1) कहता है, 19(1) कहता है देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, 19(2) कहता है इनमें क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। सो दोनों आर्टिकल समझेंगे एक एक करके। आर्टिकल 19(1) से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोविजन 19(1) में जो है वो क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो आर्टिकल 19(1) डील्स विद व्हाट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो आपको अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने का जो अधिकार है, अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने का, जो मन में आया बोलने का अधिकार कौन प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 19(1) प्रोवाइड करता है। सो अगर कल को कंगना रनौत बोलती है कि नाइजीरिया तो इंडिया के पास ही लोकेटेड है, अगर कंगना रनौत को नाइजीरिया इंडिया में नजर आ सकता है तो ये उसकी बोलने की स्वतंत्रता का हक है। ठीक है, शी कैन से सच थिंग। ठीक है, सो हर एक सिटीजन पे राइट है अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने का। 19(1) ही जो प्रेस फ्रीडम है, इंडिया में जो प्रेस फ्रीडम है, मीडिया की स्वतंत्रता है, वो भी कहां से डिराइव होती है, 19(1) से। अब कुछ बोलने का अधिकार आपके पास है तो आपके पास उसका उल्टा अधिकार भी है, दैट इज साइलेंट रहने का। यू ऑल्सो हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट। तो कल को अगर आपसे कोई बोले नहीं नहीं माइक घुसेड़ दे आपके मुंह में, नहीं बताओ तुम फेल क्यों हुए, फेल क्यों हुए तुम पिछले साल के पेपर में, बताओ बताओ, तो यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता बोलने के लिए। ठीक है, सो राइट टू साइलेंस भी इसका पार्ट है। जो राइट टू इंफॉर्मेशन आया था वो भी पहले आपको पता होगा, आरटीआई का जो एक्ट है वो 2005 में पास हुआ, बट उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ये बोल चुका था कि राइट टू इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट का पार्ट है। तो आरटीआई ऑल्दो 2005 में एक्ट के थ्रू आया, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है, बिकॉज आप अपनी ओपिनियन या स्पीच तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। सो इसीलिए इसको भी इसका पार्ट इंक्लूड किया गया था। बट इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डज नॉट इंक्लूड राइट टू बंद, स्ट्राइक का अधिकार, बंद करवाने का अधिकार, ये जो चक्का जाम कराने का अधिकार, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1). ठीक है,
ओके, सो दिस इज क्लियर। लेकिन इस पे रिस्ट्रिक्शंस क्या है? व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस? बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार तो है, बट आपके बोलने की स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है जहां मेरी नाक शुरू होती है। योर राइट टू स्विंग योर आर्म एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस। बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, कभी भी यूज कर सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर कहीं डिस्कशन चल रहा है। योर राइट टू स्विंग योर आर्म एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझ आया? आपका हक है, बिल्कुल आप पे पूरी फ्रीडम है, आजादी है, आप हाथों को कैसे भी भरतनाट्यम करके नचाओ, बट जहां आपका हाथ मेरी नाक से टकरा जाएगा वहीं आपकी आजादी खत्म हो जाएगी। सो यू आर गिवन द राइट टू एंजॉय योर फ्रीडम टू द एक्सटेंट दैट इट डज नॉट इंटरफेयर विद समबडी एल्सेस फ्रीडम। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर। चंदन एक बार आप अपने वहां पे ऑडियो फिक्स पे क्लिक करो, ऑडियो आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज क्लियर, दैट इज आर्टिकल 19(1). अब इसके एक्सेप्शंस क्या क्या है? एक्सेप्शंस आपको या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपको बतानी चाहिए कि किन केसेस में ये एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है कि जो मन में अनाप शनाप आया सब कुछ बोल लिया। नहीं, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, ठीक है। सीआईडी स्टोल पीडीएफ्स। सो पहला रिस्ट्रिक्शन इस पे क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। कोर्ट का अवमानना नहीं करनी। अगर कोर्ट ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया उसको आपने फॉलो नहीं किया या कोर्ट के खिलाफ अनसंड बोलने लग गए, देन इट वुड बी कंसिडर्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो आप ऐसी चीज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इंसाइटमेंट टू वायलेंस। अगर आप लोगों को देश के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसा रहे हो, इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहे हो, तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिल सकती। डिफेमेशन, यानी आप किसी को बिना बात जलील कर रहे हो, बदनामी कर रहे हो किसी की बिना किसी एविडेंस के, डेफेमेशन आप पे लगाया जा सकता है। एस, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, सिक्योरिटी एंड ऑफ द कंट्री। तो अगर आप कोई ऐसी बात बोलते हो जिससे राष्ट्र की स्वतंत्रता को खतरा है, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री को खतरा है, सो आपको आजादी नहीं दी जा सकती। पब्लिक ऑर्डर को खराब करने के लिए अगर आप कुछ बात बोलते हो, यानी लोगों में जो आपसी सौहार्द है उस सौहार्द को ब्रेक करने के लिए अगर आप कुछ बात बोलते हो तो आपको आजादी नहीं दी जा सकती। ओके, डिसेंसी, समाज में जो डिसेंसी है, पता चल रहा है आप लोगों को बोल रहे हो, डिसेंसी बिगाड़ दे रहे हो, लोगों से बोलो आओ सब लोग नंगे घूमे सड़क पे, आओ सब लोग कोई ऐसी चीज करें। देयर वाज दिस थिंग व्हिच वाज कॉल्ड एज द ब्रा बर्निंग मूवमेंट। सो पब्लिक डिसेंसी को बिगाड़ने के लिए आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी जा सकती। पी क्या है? पी है पब्लिक ऑर्डर, डी क्या है? डिसेंसी। ठीक है, तो नागा बाबा पे नहीं लगता बेटा, सरकार की हिम्मत नहीं है कि उनको अरेस्ट करे, बट हाँ अगर कहीं ऐसा लगता है कि समथिंग, जैसे अगर आप पब्लिक एरिया में प्रोस्टिट्यूशन को प्रमोट कर रहे हो, एक तरीके से डिसेंसी वायलेट हो रही है, डिसेंसी और मोरालिटी, उसके अगेंस्ट भी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है। थैंक्स अलॉट तान्या, बोलिए डार्क आर्ट इज सो गुड, थैंक्स अलॉट तान्या। एफ क्या है? फ्रेंडली रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज, फ्रेंडली रिलेशन विद आवर नेबरिंग कंट्रीज। उसको अगर तो आप कोई ऐसी बात बोलते हो दूसरे देश के खिलाफ जहर उगलते हो जो हमारा दोस्त है, तो कल को अगर टीवी वाले इजराइल के खिलाफ जहर उगलने लग जाए तो उनका भी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीना जा सकता है। ठीक है, फाइनली एस जो था ये था सिडिशन। अगर देश विरोधी कोई बात बोलते हो तो भी आपको अरेस्ट सॉरी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी जा सकती है। सो याद हो गई ये रिस्ट्रिक्शंस। कई बार रिस्ट्रिक्शंस पे सीडीएस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, दैट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस। आर्टिकल 19(2) में ये प्रेजेंट है। अनमोल वो तो बेटा सरकार के कहने पे करता है ना, पाकिस्तान को फ्रेंडली कंट्री, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स यूजुअली नहीं माना जाता। सो टेक्निकली देखा जाए लॉ के बेसिस पे तो मीडिया कंपनी जो दूसरे देश के खिलाफ जहर उगलती है उनका भी इससे चीज दिक्कत हो सकती है। सी क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये देखो यहाँ सारे लिखे हुए हैं। सी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आई है इंसाइटमेंट टू वायलेंस, डी है डिफेमेशन, एस है सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, public order, decency and morality, friendly relations with neighboring countries and sovereignty and of the country। ठीक है, so these are the various restrictions ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक्स अ लॉट दिनेश, आपको टीचिंग में मजा आ रहा है तो रेगुलरली क्लास को अटेंड करो। सेडिशन यही आ जाता है कि आप सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को चैलेंज कर रहे हो, वो सेडिशन का पार्ट हो जाता है। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर मीन है कि समाज में जो एक तरीके का सामंजस्य चल रहा है, चीजें एक पर्टिकुलर फॉर्म में चल रही हैं, अगर आप उसको वायलेट कर देते हो, पब्लिक में स्टैम्पीड इस तरीके की चीजें कॉज करवाते हो, लोगों में आपसी सौहार्द को ब्रेक करते हो, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ठीक है,
सो आर्टिकल 19(1) हो गया, क्या हो जाएगा 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। ये डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं लिखा बेटा, डिफेमेशन लिखा है, स्पेलिंग गलत हो गई है, दिस इज डिफेमेशन। बिल्कुल धानवीर, रेगुलर क्लास हो रही है। फालूनी डिफॉर्मेशन नहीं है, डिफॉर्मेशन है, नाम मानहानि करना। अगर मैं आपके बारे में उल्ट सुल्ट बोलने लग जाऊं कि ये XYZ ये करती है, पढ़ने की जगह घूमती रहती है, और बिना प्रूफ के ऐसी बात बोलूं, सो दैट इज, आप मेरे पे डिफेमेशन का केस लगा सकते हो। तो मेरे पे ये आजादी नहीं है कि मैं आपका कैरेक्टर असैसिनेट करूं, आपके बारे में कोई अनसब्सटैंशिएटेड बात बोलूं, सो दैट इज डिफेमेशन। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू बिल्कुल होता है। ओके, सो नेक्स्ट आर्टिकल जो हम देखेंगे दैट इज 19(1)(b). 19(1)(b) किससे डील करते हैं? 19(1)(b) डील करता है, it deals with the freedom and right to assemble peacefully and without arms. Assemble peacefully and without arms. अगर आपको आजादी देता है भारत का संविधान, that every citizen of India has the right to assemble peacefully and without arms. ठीक है, लेकिन इसके अंदर right to strike is not a part of it. हड़ताल पे बैठ जाना इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, शेयरिंग का लिंक मैं दे देता हूं सबको, जिसने अभी तक शेयर नहीं करा है प्लीज शेयर द सेशन। सिद्धार्थ आप सेशन शेयर करो। यस, सो आर्टिकल 19(1) है, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है? इसके अंदर आप ग्रुप में मिल सकते हो लोगों के साथ, बट शर्त यह है कि आप कोई एक आर्म्ड कॉन्स्पिरेसी, अंडरस्टैंड दिस, राइट और चीज में अंतर है। देखो, कई लोग बोल रहे हैं फार्मर्स तो हथियारों के साथ मिले थे, या कई बार लोग हथियारों के साथ मिलते हैं, बिल्कुल आप मिल सकते हो, लेकिन वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। यानी कल को अगर लोग आपको हथियारों के साथ मिलने से रोक दें, इफ द गवर्नमेंट टुमारो सेज कि आप हथियारों के साथ कभी मीटिंग नहीं कर सकते, सो आप कोर्ट जाके ये नहीं कह सकते मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। वाई? बिकॉज हथियारों के साथ मिलना आपका फंडामेंटल अधिकार नहीं है। हाँ, वैसे आपका अधिकार है कि आप तलवार लेके, जैसे सिख हो अगर आप, तो आप तलवार लेके बिल्कुल जा सकते हो और इकट्ठा हो सकते हो अपने गुरुद्वारे में, कोई आपको रोकेगा नहीं, बट वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं होगा ये कि आप वेपन्स के साथ मीट करो। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बोलना चाहो, गाली गलौज किसी को करना चाहो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि ये मुझे गाली गलौज करने से रोक रहा है, ये मेरे फंडामेंटल राइट को मुझे एंजॉय नहीं करने दे रहा। नहीं, बिकॉज वो फंडामेंटल राइट है ही नहीं। गौरव, आप पुरानी सीरीज अटेंड करना, प्रियम्बल वाली, उसका जवाब वहां दे रखा है। ठीक है, तो 19(1) भी क्या है? राइट टू असेंबल, इकट्ठा होने का अधिकार देता है। ठीक है, इसमें भी क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है याद करो, वो आपने पढ़ा होगा। कर्फ्यू जो लग जाता है, कोविड टाइम्स में भी जो कर्फ्यू लग रहा था वो आपने देखा, तो क्या होता है कि अगर 4 लोगों से ज्यादा, 3 लोगों से ज्यादा, 5 लोगों से ज्यादा अगर कहीं पर असेंबल ना होने दिए जाए, सो कर्फ्यू आवर्स लगाए जाते हैं। 144 ऑफ द सीआरपीसी, धारा 144 ऑफ सीआरपीसी लगा दी जाती है कर्फ्यू के लिए, पब्लिक ऑर्डर और इंटीग्रिटी के लिए। तो किन 2 पर्पसेस के लिए लगाया जाता है? सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर के लिए इसको लगाया जाता है। धारा 144 लगा दी जाती है, जिसमें 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाता। सीआरपीसी क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़े। धारा 144 आप सुनते हो ना, धारा 144 लगा दी गई है। तो 144 क्या होती है? यही होती है जब बोल दिया जाता है कि 5 से ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं होंगे। ठीक है, अनमोल बोल रहे हैं पहली बार पॉलिटी समझ में आ रही है, तो अनमोल थैंक्स अ लॉट। अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज शेयर द सीरीज विद योर फ्रेंड्स। वहां पे आप मृणाल अपने डाउट पूछ सकते हो। सो 19(1) हो गया। अब सबसे पहले आपने क्या किया? आपने कुछ चीज बोली, आपने लोगों को फोन करके बोला कि दोस्तों मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ, आप सब क्या मुझसे मिलोगे? तो वो हो गया 19(1). उसके बाद आप 19(1)(a), उसके बाद आपके दोस्तों ने बोला कि हाँ भाई मिलते हैं, और सारे दोस्त आके आपसे मिल लिए, सो दिस इज राइट टू असेंबल, जो था 19(1)(b). अब आपके सारे दोस्त मिल लिए, तो मिलने के बाद क्या होगा? वहां पे जब आप बैठे होगे चाय समोसे थोड़ी खाओगे, किसी पर्पस के लिए मिल रहे होगे। सो जो आपका मिलने का पर्पस था कि आप एक गुड बनाओ अपना, आप बोलोगे चलो हम अपना एक गुड बनाते हैं, जैसे हम कैप्टन तिरंगा का गुड बनाते हैं, हम तिरंगा आर्मी बनाते हैं, हम नाइटफॉल की सेना बनाते हैं। तो आप क्या बोलोगे? चलो आओ मिलके साथियों एक गुड बनाए। ठीक है,
जैसे हमारे गुट का नाम क्या है, @SSB_success, ऐसे ही अपना ग्रुप बनाएंगे। तो पहले आपने पहले फोन करके बुलाया, लोगों को असेंबल किया, फिर आपने क्या एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, ठीक है। सो देन यू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये भी एसोसिएशन आप कब बना सकते हो, जब तक वो सोवरेनिटी, राष्ट्र की सोवरेनिटी को खराब ना करे, इंटीग्रिटी को खराब ना करे, पब्लिक ऑर्डर को ना खराब करे, मोरालिटी को खराब ना करे। सो आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, मतलब दाऊद जैसे डी कंपनी आपने बना दी, दाऊद कंपनी बना दी, तो आप वो नहीं बना सकते। क्यों? बिकॉज वो भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है। आप कोई प्रोस्टिट्यूट्स की एसोसिएशन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज वो मोरालिटी के लिए कई बार खतरा माना जाता है, ठीक है। सो दैट इज आर्टिकल 1916, ठीक है। बिल्कुल आदि उन्हें डिस्पर्स करवा सकती है अगर धारा 144 वहां पे लागू है, तो 144 लगी हुई है अगर। ओके, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। इसके बाद है आर्टिकल अगला। अब आपने ग्रुप बना लिया, अब आपने कहा चलो यार अब थोड़ा घूम के आ जाए। ग्रुप बोला, ग्रुप तो बन गया यार, अब चला शिमला उत्तराखंड घूम के आ जाए, गर्मी बहुत हो गई है, जरा ट्रिप मार के आते हैं। तो दोस्तों के साथ आपने क्या बोला, ट्रिप करके आते हैं। मॉरलिटीज, नैतिकता, ठीक है, नैतिकता, मॉरल्स, एथिक्स जो होते हैं, ठीक है। अब आपने ग्रुप में बोला यार चलो घूम के आते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल जो 19 का पार्ट है, दैट इज सिटीजंस कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पूरे भारत में किसी भी जगह पे आपको जाने की आजादी है। ऐसा नहीं होता कि आपको सपोज दिल्ली से पंजाब जाना है तो आपको कोई पासपोर्ट की जरूरत है, नहीं। हाँ, अगर ये पंजाब से आप कनाडा समझ रहे हो तब आपको जरूर पासपोर्ट की जरूरत है, लेकिन दिल्ली से पंजाब जाने के लिए, इंडिया वाले पंजाब जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है। सो आपको कोई ऐसा पास फूस बनाने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स हो। तो इसीलिए आपके यहाँ कुछ एरियाज है इंडिया में जहाँ पे इनर लाइन परमिट लगता है, जैसे नागालैंड हो गया, पार्ट्स ऑफ अरुणाचल हो गया, अंडमान एंड निकोबार के कुछ हिस्से हो गए, जहां पे जाने के लिए इंडियन सिटीजन को भी इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। क्यों? ताकि वहां जो ट्राइबल लोग हैं उनके इंटरेस्ट हार्म ना हो पाए, ठीक है। सैनिटलीज आइलैंड अनमोल, सिहलीज तो तमिलनाडु श्रीलंका में होते हैं, सैनिटलीज जो ट्राइब निकोबार आइलैंड में उनके लिए, ठीक है। ग्रेड अप ऐप पे होता है मीनाल, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स, इनर लाइन परमिट चाहिए होता है। सिमिलरली प्रोटेक्शन ऑफ जनरल पब्लिक, तो इसीलिए कोविड के टाइम्स में कई सारी स्टेट्स ने अपने यहाँ मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया था। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हेल्थ, जनरल पब्लिक की हेल्थ के लिए ये जरूरी है। सो इसलिए भी इंटरस्टेट मूवमेंट पे कई बार रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, ठीक है। नेपाल में जाने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती, नेपाल और भूटान के लिए नो परमिशन इज नीडेड, हमारे ओपन बॉर्डर्स हैं। और म्यांमार के साथ भी अगर आप उस एरिया के ट्राइबल हैं तो देयर इज दिस फ्री मूवमेंट रेजिम, 16 किलोमीटर तक आप म्यांमार में, इफ यू आर अ नागा ट्राइबल, आप घुस सकते हो, ठीक है। ILP इनर लाइन परमिट, ओके। ठीक है, तो आप घूम लिए एक जगह से दूसरी जगह। अब आप गए जरा घूम के, मानो आप पहुंच गए हिमाचल, और वहां आप गए, आपने कहा वाह ये जगह तो जन्नत है, ये जगह तो जन्नत है। या आप पहुंच गए केदारनाथ और आपका मन लग गया कि भाई मैं तो भगवान केदार की ही भक्ति करूंगा जिंदगी में। अब आपने लक्ष्य बना लिया कि मैं सब कुछ मोह माया छोड़ छाड़ के यहीं सेटल हो जाऊंगा। तो इसका भी आपको आजादी है। यू हैव द फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड द फ्रीडम टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या हुआ, आप ट्रिप मार के आए, ट्रिप मार के आपने डिसाइड कर लिया कि भाई सेटल ही यहीं हो जाना है, ठीक है। सो सेटल होने के लिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड फ्रीडम टू सेटल इन एनी पार्ट, ये भी हमारा संविधान प्रोवाइड करता है। नहीं, नेपाल से कोई भारत आना चाहता है तो उसको भी परमिट की जरूरत नहीं होती, नेपाल से ओपन बॉर्डर्स है। नेपाल के बच्चे तो आपके डिफेंस के पेपर में एस्पिरेंट की तरह बैठ भी सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्लियर। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, वही क्या पता चल रहा है, सेम इसमें भी वही है कि अगर आप देखो, अगर कोई इंसान कोई बहुत ज्यादा कोविड पॉजिटिव था सपोज, ठीक है। सो कोविड पॉजिटिव को क्या, उनको ऐसा नहीं था कि आप उनको क्वारंटीन मैंडेटरी सर्व करना था, व्हाई? बिकॉज इट वाज इन द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। इसीलिए उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि वो कहीं पे भी जाकर रिसाइड नहीं कर सकते, उन्हें मैंडेटरी क्वारंटाइन वार्ड में डालना पड़ेगा। सो वो लोग ये नहीं बोल सकते थे हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। क्यों? बिकॉज दैट स्टेप वाज इन द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स। इसमें क्या है, ट्राइबल्स का इंटरेस्ट, जैसे देयर आर सर्टेन एरिया, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 में जो स्टेट्स मेंशन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन स्टेट्स में, इसके अलावा जहां भी और स्टेट है 6 शेड्यूल में, उन एरियाज में हर कोई जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। व्हाई? बिकॉज उससे वहां के ट्राइबल्स का इंटरेस्ट इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाइटफॉल का नोटिफिकेशन जिसको नहीं आता, प्लीज गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम, यू वुड फाइंड इट्स नोटिफिकेशन। आर्टिकल देखो, जो पार्ट 3 ऑफ द संविधान है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट एप्लीकेबल टू J&K।
पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट एप्लीकेबल टू जेएनके बिकॉज जेएनके में आर्टिकल 370 हुआ करता था। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर। तो 5 अगस्त को जो चीज हुई थी, ओके, ठीक है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में आप देखोगे तो राइट टू प्रॉपर्टी जो था, राइट टू प्रॉपर्टी दैट वाज अ फंडामेंटल राइट। ऑल्दो हमारे यहाँ से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की तरह खत्म कर दिया गया था, बट जेएनके में राइट टू प्रॉपर्टी वाज स्टिल अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब आप कुछ भी कर सकते हो नाउ, तो इट इज नॉट अ स्टेट। आर्टिकल 370 हैज बिकम इनऑपरेटिव। अंडमान एंड निकोबार में आपको इनर लाइन परमिट चाहिए होता है। ठीक है, यस, बफरिंग थोड़ी हो रही है, एक बार चेक करते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब आप सेटल हो गए। इसके बाद आर्टिकल 19(1)(f भी था। आर्टिकल 19(1)(f देता था आपको राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसको 44th अमेंडमेंट से हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, फाल्गुनी आप यहीं पे पूछ लो यार, मैं एक बार देख लेता हूँ आपका क्वेश्चन। आई डिडंट फाइंड इट, कल मैंने चेक किया था आपका क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, शायद आपने ग्रुप में पोस्ट किया होगा। आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर देना टेलीग्राम पे, मैं आंसर कर दूंगा। ओके, ठीक है, सो टेलीग्राम चैनल, जिसको और भी कुछ डाउट है पर्सनल, आप मुझे टेलीग्राम पे यार मैसेज कर दिया करना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, वहां से मैसेज कर देना, आई वुड रिस्पॉन्ड। राइट टू प्रॉपर्टी होता है आपको प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार है। सरकार आपकी प्रॉपर्टी आपसे ऐसे ही छीन नहीं सकती, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, नहीं अध्यक्ष अभी नहीं। ठीक है, 19(1) जी लास्ट आर्टिकल था। अब आप सेटल कर गए, मान लो हिमाचल में तुम रहने लग गए, अब वहां जाके रोटी पानी का तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि भीख मांग के रहेंगे, रोटी पानी का भी जुगाड़ करना है, तो कुछ नौकरी चाकरी करनी पड़ेगी, तभी तो छोकरी मिलेगी। बिना नौकरी चाकरी के छोकरी नहीं मिलती, या छोकरा भी नहीं मिलता आजकल तो बिना नौकरी चाकरी के, तो नौकरी चाकरी करनी पड़ेगी। तो फाइनली सेटल जब हो गए, उसके बाद आपने क्या किया, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस। तो ये भी एक नागरिक का अधिकार है। ठीक है, इस पे क्या सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है? बिल्कुल लगा सकती है, डिग्री की क्वालिफिकेशन सेट कर सकते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं मैं तो 12वीं पास हूं लेकिन मुझे सीडीएस का पेपर देना है। सरकार मुझे रोक नहीं सकती सीडीएस के पेपर में अपियर होने से, रोक सकती है बिकॉज वो क्वालिफिकेशन सेट कर सकती है। सरकार लाइसेंस की रिक्वायरमेंट लगा सकती है। आप बोलो नहीं नहीं मैं भी दवा बेचना चाहता हूँ कोविड के टाइम में, तो जब तक आप पे मेडिकल लाइसेंस नहीं है दवा बेचने का, यू कैन नॉट सेल इट। ठीक है, ओके। स्टेट अपनी मोनोपोली भी किसी इंडस्ट्री में कर सकती है, जैसे वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट में सरकार ने अपनी मोनोपोली सेट कर दी थी कि हम ही वैक्सीन खरीदेंगे। ठीक है, बिल्कुल हर्षित, ये जो 6 राइट्स हमने अभी पढ़े, ये 6 राइट्स सबको समझ आ गए? ये 6 राइट, इफ somebody is stopping you, अगर आपको कोई स्टॉप कर रहा है अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे घुसने से, इफ somebody is stopping you from entering his or her private property, then you cannot say कि ये तुम गलत कर रहे हो मेरे साथ और मुझे तुम मेरा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। नहीं, these are only against the state and not against private individuals। ठीक है, सो जस्ट रीड थ्रू इट वंस अगेन, एक बार दोबारा से देख लो जिसको कुछ चीज इसमें डाउट है, बिकॉज आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नहीं अनमोल, उस पर हम बाद में जिक्र करेंगे जब प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, so these were article 19 के provisions, just read through them once। 19(1)(f was property जो डिलीट हो चुका है, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी था 19(1)(f एंड इट हैज बीन डिलीटेड नाउ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसको आराम से पढ़ लेना क्योंकि आज बहुत सारा पार्ट करना है, वीडियो को आराम से देखना, रिकॉर्डेड वीडियो भी देख लेना। सूरज आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, नो नीड नो पॉइंट रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, काफी सारा कंटेंट छूट जाएगा, एग्जाम से पहले सिलेबस नहीं हो पाएगा वरना तो। ठीक है, 6 राइट्स थे, कौन से थे देख लिए। 19(a) के अंदर दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या चीज आती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आरटीआई, नो राइट टू स्ट्राइक। ठीक है, देखो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की जो हमने बात की थी वो था इंटरनल मूवमेंट का,
इंटरनल मूवमेंट का। फंडामेंटल राइट है ही नहीं बेटा, राइट टू प्रॉपर्टी साइल इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट। इंटरनल मूवमेंट प्रोवाइड करता है आर्टिकल 19। अगर आप बोलो मुझे इंडिया से बाहर जाना है और आपका पासपोर्ट कोई जब्त कर ले तो उसकी प्रोटेक्शन आपको कौन से आर्टिकल की मिलेगी? आर्टिकल 21 के अंदर। तो इंटरनेशनल मूवमेंट के लिए आर्टिकल 21 आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इंटरनल मूवमेंट विद इन द कंट्री मूवमेंट के लिए आर्टिकल 19 की प्रोटेक्शन है। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। युवराज मैंने बोला है बेटा उसके लिए सही करवाने के लिए, जल्दी से सही हो जाएगा वो। ठीक है, ऑडियो वीडियो लैग का इशू, आई हैव आस्क्ड देम, कुछ दिनों में वो फिक्स कर देंगे। ठीक है, फाल्गुनी आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर दो यार, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, सो आर्टिकल 20 नेक्स्ट है। आर्टिकल 19 देख लिया, 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स देख लिए। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 डील्स विद प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। देखो ओ है, आर्टिकल 20 कैसे याद रखना है? 20 में क्या है? जीरो। जीरो किसके लिए स्टैंड करता है? ऑफेंसेस के लिए। तो ये जो ओ है दिस स्टैंड्स फॉर ऑफेंसेस। तो आर्टिकल 20 इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। ठीक है, राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट सिद्धार्थ। तो ना ही आर्टिकल 19 के अंदर, ना ही आर्टिकल 19(1), ना ही ए, ना ही 1(b), किसी के भी अंदर राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, ओके, अभिषेक पीडीएफ आराम से देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगा। आर्टिकल 20 की बात की, कैसे याद रखना है? इट इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, आर्टिकल 20 में मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? 3 प्रोविजन है, मेजरली डील्स विद 3 प्रोविजंस। पता होना चाहिए, कई बार इन पे क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्या है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता, कोई भी ऐसा क्रिमिनल लॉ नहीं बनाया जा सकता जो बैक डेट से किसी चीज को क्रिमिनलाइज कर दे। बैक डेट से आप कोई भी ऐसा क्रिमिनल लॉ नहीं बना सकते जो किसी एक पर्टिकुलर एक्ट को क्रिमिनलाइज कर दे। सपोज एक टाइम था भारत में जब पब्लिक प्लेसेस में बीड़ी, हुक्का, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट पीना अलाउड था। देयर वाज अ टाइम इन इंडिया जब पब्लिक प्लेसेस में ये सब पीना खाना अलाउड था। देन केम दिस सीओ कॉटपा एक्ट। कॉटपा एक्ट के बारे में कितने बच्चों ने सुना हुआ है? व्हाट इज द कॉटपा एक्ट? सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स। एक्ट आया 2003 में। ठीक है, तो देयर वाज दिस कॉटपा एक्ट। अब क्या है, आजकल अगर आप पब्लिक प्लेस में जाके बीड़ी, हुक्का, सिगरेट पियोगे तो आपको क्रिमिनली चार्ज किया जा सकता है। इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस की पब्लिक प्लेसेस में अब आप धूम्रपान करना पब्लिक प्लेस में निषेध है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जो गुटखा मुकेश की फोटो लगी होती है बड़ी बड़ी 80% ऑफ द डब्बे पे जो गुटखा मुकेश की फोटो लगी होती है, वो क्यों लगी होती है? कॉटपा एक्ट में प्रोविजन है, इसीलिए तो लगी होती है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। यस, बट टेक्निकली कॉटपा ये बैन करता है कि पब्लिक प्लेसेस में ये चीज नहीं हो सकती। तो जब कभी मालबोरो, एडवांस, लाइट किसी के भी डब्बे में देखोगे यहाँ पे गुटखा मुकेश की फोटो, तो याद करना कॉटपा एक्ट की वजह से ये आई है। 80% ऑफ द डब्बे में उस गुटखा मुकेश की फोटो, पिक्चर चलने से पहले गुटखा मुकेश का एड किसकी वजह से आया है? सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट की वजह से। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। तो लेकिन अब सरकार, बोलो सोचो ऐसा बोल देती, सरकार को मजा आता और सरकार बोल देती नहीं एक्ट तो 2003 में आया, लेकिन 1947 से जिसने भी पब्लिक प्लेस में तंबाकू, गुटखा खाया है उसको जेल हो जाए। और सरकार का मन तो ऐसा खूब कर रहा होगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू साहब की तो काफी सारी फोटोज है, आपको व्हाट्सएप पे लोग भेजते रहते होंगे पब्लिक प्लेस में स्मोक करते हुए, और बदला निकालना है नेहरू से तो बोल देते नहीं 1947 से हम ये चीज बैन कर देंगे, और जिसने करा होगा उसको फिर जेल के अंदर बंद कर देंगे। तो सरकार ऐसा सोच सकती थी, लेकिन सरकार सैडली ऐसा नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ने नेहरू भाई को बचा लिया। तो नेहरू भाई की रक्षा उनके ही फंडामेंटल राइट ने कर ली। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट बोलता है कि किसी भी चीज को आप क्रिमिनल ऑफेंस बैक डेट से घोषित नहीं कर सकते। ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस बैक डेट से घोषित नहीं हो सकता। कि नॉर्थ कोरिया में आपको पता होगा किम जोंग उन बोलता है कि हर किसी नॉर्थ कोरियन को मेरे जैसी हेयर स्टाइल करनी है, और हर एक फीमेल को मेरी बीवी जैसी हेयर स्टाइल करनी है। और ये अब वो ये भी नियम बना सकता है कि कल से जिसकी भी हेयर स्टाइल गड़बड़ हुई तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बट इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज लॉ मेकिंग कैनॉट बी आर्बिट्री एंड इट कैनॉट बी फ्रॉम द बैक डेट। बैक डेट से कौन सा नियम बनाया जा सकता है? सिविल लॉ और टैक्स लॉ, ये दोनों बैक डेट से बनाए जा सकते हैं। देयर वाज दिस प्रोविजन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का, यानी बैक डेट से किसी से टैक्स वसूला जाए तो इनकम टैक्स की जब रेट पड़ती है वो पुराने अमाउंट का पैसा भी वसूल लेते हैं।
सो टैक्स लॉज रेट्रोस्पेक्टिव बन सकते हैं। सिविल लॉज, कोई सिविल लॉ है जैसे सीएए है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने जो डेट घोषित करी थी वो कट ऑफ डेट बैक डेट की थी। सिमिलरली फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो थे उसमें भी जो डेट थी वो बैक डेट की डेट थी। सो बैक डेट्स आर अलाउड सिविल और टैक्स लॉ में, बट नॉट इन क्रिमिनल लॉज। सो कोई भी लॉ आप बैक डेट से अप्लाई नहीं कर सकते। ओके ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन हम आगे पढ़ेंगे तब ये क्लियर होगा, अभी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नो डबल जेपर्डी। डबल जेपर्डी क्या होता है? डबल जेपर्डी होता है कि एक बात आपने गलती करी, पता चला उसके लिए पहले मम्मी ने कूटा, मम्मी ने दबा के चप्पे जूतर मारे, सेम गलती के लिए पापा है, पापा ने लात घूंसे बजाए, और फाइनली जब घर से निकले तो पड़ोसियों के तानों ने भी सेम परेशानी के लिए आपको परेशान किया। सो ये क्या है, ये समस्या अगर हो रही है तो आप डबल जेपर्डी के शिकार हो। अगर सेम गलती के लिए आपको 2 बार पनिशमेंट मिली है, दैट इज डबल जेपर्डी। अगर एक ही गलती के लिए 2 लोग आपको बार बार मार रहे हैं, सो दैट इज डबल जेपर्डी। तो हमारा संविधान बोलता है नहीं नहीं, हम तो दरिया दिल इंसान है, हम एक गलती के लिए एक ही बार सजा देंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपने कई बार वो पिक्चर देखी होगी कि एक बार अगर किसी को फांसी की सजा दी और वो लटक गया और वो लटक के बच गया तो उसको आजाद कर देते हैं। और तो ये सब इमेजिनरी है, पिक्चर में ऐसा दिखाते हैं, बट आइडिया वही है कि हमारे संविधान में एक इंसान को एक ही बार सजा दी जा सकती है एक चीज के लिए। तो भले उसको फांसी की सजा दी लेकिन वो बच गया तो फिर उसको आजाद कर देते हैं, ऐसे एक पिक्चर में आपने देखा होगा। ठीक है, ठीक है, सो दैट इज बिकॉज डबल जेपर्डी का प्रोविजन हमारे यहाँ नहीं है। वी कैन नॉट पनिश द सेम पर्सन फॉर वन मिस्टेक ट्वाइस। ठीक है, सेम ऑफेंस के लिए ट्वाइस पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अब पनिशमेंट किसकी हो? मम्मी पापा की पनिशमेंट नहीं है, मम्मी पापा को फंडामेंटल राइट नहीं चले, किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने आपको पनिशमेंट दी हो या किसी जुडिशियल ट्रिब्यूनल ने आपको पनिशमेंट दिया। मम्मी पापा तो सेम गलती के लिए 4 साल पहले की बात पे भी ताना मार सकते हैं, दे हैव दिस पावर। आपका निब्बा निब्बी आपको 3 साल पहले, वो देखो तुम हमारी एनिवर्सरी भूल गए थे, वो देखो तुमने मुझे गिफ्ट नहीं दिया था, भले एक एक साल बाद तक ये बात आपको याद दिला सकती है, उस पे हक है। ये तो पनिश कौन नहीं कर सकता? कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियरी आपको 2 बार पनिश नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। सो कोर्ट ऑफ लॉ या जुडिशियल ट्रिब्यूनल पे बस ये अप्लाई नहीं होते, बाकी सब जगह डबल जेपर्डी हो सकती है। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी डिपार्टमेंट अगर आपको रोज सेम चीज के लिए पनिश कर रहा है, यू कैन नॉट से कि आपको फंडामेंटल राइट वायलेट। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आदि बोल रहे हैं आज तक किसी ने पॉलिटी आपकी तरह इतने इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ाई, थैंक्स अ लॉट आदित, मींस अ लॉट यार। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो कल को सिंघम आके आपको 2 थप्पड़ मार के या रॉबिन हुड पांडे आपको आके 2 थप्पड़ मार के कबूल नहीं करवा सकता आपका क्राइम। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको अपने खिलाफ गवाह बनने का, नोबडी कैन फोर्स यू टू बिकम ए गवाह अगेंस्ट योरसेल्फ। ठीक है, आप अपने ही केस में खुद के अगेंस्ट गवाही नहीं दे सकते। ठीक है, सो ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे पुलिस ने जोर जबरदस्ती करके लिखवा दिया कि हाँ मैं ही मुजरिम हूँ, पुलिस तो आपसे कुछ भी लिखवा सकती है, सो वो कोर्ट में एक्सेप्टेड नहीं होगा। सो नो डबल जेपर्डी, यानी आपको 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता, ये एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लड सैंपल देने से मना कर सकते हैं, अपने थंब इंप्रेशन देने से मना कर सकते हैं, अगर आपसे कोई मटेरियल शो करने को कहा जाए उसको दिखाने से डिनाई कर सकते हैं। नहीं, आप अपने खिलाफ कोई एविडेंस देने से मना कर सकते हैं कि आपसे कन्फेशन आपके खिलाफ नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, यस पुलिस फोर्सिबली क्राइम एक्सेप्ट भी करवा ले लेकिन कोर्ट्स वुडंट एक्सेप्ट इट। ठीक है, थैंक्स अ लॉट पूनम, क्लास इंटरेस्टिंग में मजा आ रहा है आपको तो प्लीज शेयर इट। ठीक है, ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। सो पहला था नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ओनली ऑन क्रिमिनल लॉज अप्लाई होगा, सिविल और टैक्स लॉ पे नहीं अप्लाई होगा। एक्स पोस्ट फैक्टो की लॉ की इम्यूनिटी प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में क्लेम नहीं की जा सकती। क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन? आर्टिकल 22 में देखेंगे। डबल जेपर्डी है, तो अगर किसी कोर्ट या किसी ट्रिब्यूनल ने एक क्राइम के लिए सजा दे दी तो दूसरा कोर्ट या ट्रिब्यूनल सजा नहीं दे सकता दोबारा से। ठीक है, अपने खिलाफ गवाह बनाया आपको नहीं जा सकता। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ क्रिमिनल केसेस, नॉट इन केस ऑफ सिविल प्रोसीडिंग। तो ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रोविजन भी क्रिमिनल केस के लिए, नॉट इन द केस ऑफ सिविल। ठीक है, पिक्चर में तो बेटा रजनीकांत अपने चश्मे से 4 लोगों को मार देता है, दैट डजंट मीन इट इज करेक्ट। सो पिक्चर वाले कुछ भी दिखाएं, आदमी की
फैंटेसी का कोई और छोर नहीं होता, ठीक है। सिविल यानी जो नॉन क्रिमिनल केस हो, जैसे पारिवारिक झगड़ा हो गया, ऑल दीज आर सिविल केसेस, ठीक है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के 3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। These together form what is called as the golden triangle of fundamental rights. So एग्जाम में कई बार सवाल आ चुका है, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स के अंदर कौन से आते हैं? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। इसको गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं? Can anyone tell why it is called as the golden triangle of fundamental rights? Yes, because जितने भी सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, all of them can be extracted. All of the other fundamental rights can be interpreted if these three are existing. So चाहे सारे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाए, अगर 14, 19 और 21 है, तो आप बाकी के सारे फंडामेंटल राइट्स दोबारा से डिराइव कर सकते हो। ये एक तरीके से बैकबोन फॉर्म करते हैं पूरे फंडामेंटल स्ट्रक्चर की। सो दैट इज व्हाई गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, सो गोल्डन ट्रायंगल क्लियर हो गया। इमरजेंसी में तो आर्टिकल 20, 21 नहीं छीने जा सकते। इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 20, 21 नहीं छीने जा सकते, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, देख लेना। आर्टिकल 19, 20 और 21 को लेके क्या क्या प्रोविजन है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 सेज दैट एट ईच इंडिविजुअल हैज एन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। ये बोलता है कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम एन इंडिविजुअल। पेलने के अलावा दूसरे तरीके से लाइफ नहीं छीनी जा सकती। ओनली बाय पेलिंग यू कैन टेक द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। Otherwise, each individual has a right to life and personal liberty, and only by पेलने, पेल के ही आप जिंदगी छीन सकते हो। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, ठीक है। सो ये चीज क्लियर हुई। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फाल्गुनी वहां पे आप पोस्ट करो, आई वुड रीच आउट टू यू। आप ग्रुप पे ही पोस्ट कर दो एक बार दोबारा से। पेलना क्या होता है बेटा? लगता है बचपन में आपने पीले नहीं हो इसलिए नहीं पता। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। So article 21 one of the most important articles है, because ये आपको जिंदगी जीने और स्वतंत्रता का अधिकार प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स यू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत वाइडली इंटरप्रेट करा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इतना वाइडली इंटरप्रेट करा है कि इसके अंदर आज राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू एनवायरमेंट, राइट टू प्राइवेसी, ये सब आर्टिकल 21 के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया। जिंदगी जीने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार प्रोवाइड करता है अनुच्छेद 21। इन राइट्स को अगर कम करना है, इफ यू हैव टू रिमूव दीज राइट्स, या किसी को इस राइट से डिप्राइव करना है, तो दैट डेप्रिवेशन कैन ओनली हैपन एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। सो पहला जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अंदर क्या आता है? पहला जो केस था दैट वाज ए.के. गोपालन केस। जो पहले जो केस था दैट वाज द ए.के. गोपालन केस। ए.के. गोपालन के जमाने में क्या कहा गया था? उसके समय में क्या था, कल को अगर सरकार नियम भी बना दे, इफ द गवर्नमेंट इवन मेक्स अ लॉ टुमारो, कि जिस भी इंसान के सर में बाल नहीं होंगे उसका सर कलम कर दिया जाएगा। अगर कल को सरकार ये नियम बना दे, पार्लियामेंट बकायदा लॉ पास कर दे, प्रेसिडेंट इसको साइन कर दे कि जिसके सर में बाल नहीं होंगे उसका सर कलम कर दिया जाएगा, तो इट वुड बी कंसिडर्ड वैलिड। और अगर कल आपका सर कलम हो जाता है, आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि मेरा तो आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है। व्हाई? बिकॉज आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शंस के अगेंस्ट ये अवेलेबल नहीं था, क्योंकि प्रोसीजर तो लॉ से ही एस्टैब्लिश हुआ है। प्रोसीजर पार्लियामेंट ने ही पास किया, और जैसा प्रोसेस होता है लॉ बनाने का उसी तरीके से पास हुआ है। सो दैट वाज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन, यानी अगर कोई लॉ नहीं है, सरकार अपने मन से कुछ नहीं कर सकती, बट एक बार लॉ बन गया तो सरकार कोई भी उल्टा सुल्टा कानून बना के आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी छीन सकती है। ए.के. गोपालन ने बोला हाँ वो सही है, ठीक है। बट फिर क्या था, ये तो लोगों को लगा ये तो गलत हो जाएगा, कल को कोई सरफिरा इंसान आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। इसके बाद द मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, और ए.के. गोपालन केस का जो रूलिंग था उसको ओवर रूल किया गया मेनका गांधी केस में। द सुप्रीम ए.के. गोपालन केस वाज ओवर रूल्ड इन द मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस में बोला गया नहीं, अगर कोई लॉ पार्लियामेंट बना भी दे, फिर भी हम चेक करेंगे कि कहीं वो लॉ अनरीजनेबल तो नहीं है, कहीं वो रीजन के बियॉन्ड तो नहीं है। We would ensure that law is not against the reason. It is not an unjust or an unfair law. हम ये भी चेक करेंगे कि कहीं वो अनफेयर तो नहीं है, अनजस्ट तो नहीं है,
और अगर इनमें से वो अनरीजनेबल, अनजस्ट, अनफेयर कुछ भी निकला तो हम उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर देंगे। आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी इतनी आसानी से कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। सो ऑल्दो शब्द तो संविधान में जो लिखा रहा वो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ ही रहा, बट उसका इंटरप्रिटेशन बदल के हो चुका था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। उसका इंटरप्रिटेशन बदल के एक्चुअली प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो चुका था। ये यूएसए के संविधान की डॉक्ट्रिन है, यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा ये डॉक्ट्रिन दी गई थी, ठीक है। कीर्ति बोली है सर यू आर ऑसम, फर्स्ट टाइम इतना मजा आ रहा है पॉलिटी पढ़ने में, इससे पहले 3-4 बार पॉलिटी पढ़ी लेकिन समझ नहीं। कीर्ति आपको पॉलिटी नहीं फिजिकल ज्योग्राफी की भी क्लासेस अटेंड कर लेना, समझ आ जाएगी। उसके अलावा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आइडिया वही है कि आप सीरीज को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा साथियों को लेके आए। बिकॉज मैंने आपसे जैसे पहले बोला है 1-2 दिन और देखूंगा मैं कि कितने बच्चे आते हैं। इफ एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट देयर, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंटिन्यू द सीरीज। अवेलेबल का मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है कि सरकार ने कोई रैंडम लॉ बना दिया है, अगर आपको लगता है सीए एक रैंडम लॉ है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अब वो आप बोल सकते हैं कि मेरी ये लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को थ्रेटन कर रहा है और ये लॉ को हटाया जाए, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल श्रद्धा, ज्योग्राफी के लेक्चर्स हो चुके हैं, सफिशिएंट है, लेकिन 1 हफ्ते तक ही रहेंगे वो। दे वुड बी रिमेनिंग फॉर 1 वीक ओनली, मैंने वो भी बड़ी मुश्किल से एक्सटेंड करवाया, तो आप फटाफट जाके देख लेना इफ यू हैवंट सीन देम। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मेनका गांधी के केस से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो मेनका गांधी में ड्यू प्रोसेस की तरफ हम शिफ्ट कर जाते हैं। मेनका गांधी केस पे सवाल ये आएगा आपका कि इसने क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को स्टार्ट किया था, आर्बिट्री लेजिस्लेटिव और आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव दोनों के अगेंस्ट मेनका गांधी में प्रोटेक्शन मिली थी। इसके द्वारा वाइडर एंड पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लिबर्टी हुआ था, यानी बहुत वाइड टर्म्स में लिबर्टी को इंटरप्रेट किया गया था। दामिनी आपको बस इतना ही याद रखना है कि मेनका गांधी केस कौन से आर्टिकल से जरूरी है, आपके लेवल के पेपर में इतना ही आएगा, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो हाई फाई पेपरों की तैयारी कर रहे हैं। ओके, सो आपको बस सवाल आएगा मेनका गांधी केस इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड एक्सपेंशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है। ड्यू प्रोसेस में क्या होता है, ड्यू प्रोसेस में रीजनेबलनेस भी चेक की जाती है कि लॉ जस्ट है या नहीं, तर्क संगत है या नहीं। प्रोसीजर में सिर्फ यह देखा जाता है कि टेक्निकली सारे कागजात पूरे हैं या नहीं, जो सही डिफाइंड प्रोसेस था वो अडॉप्ट किया गया है या नहीं, ठीक है। ओके, ठीक है। हाई फाई एग्जाम मतलब सिविल सर्विसेज का कोई बच्चा पेपर दे रहा है, उसके अलावा कोई बच्चा अगर पॉलिटी का प्रोफेसर बनना चाह रहा है उसके लिए वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तान्या, दामिनी, प्रेम, राकेश, आदि, मृणाल, क्लियर है। नहीं, एनडीए हाई फाई नहीं है, एनडीए के लेवल के यही सवाल है जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आदि आप लोग सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली लाएंगे उसे भी। सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, सीडीएस वालों के लिए जितना बता दिया उतना बहुत है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है तान्या, आप स्किप कर सकते हो उसको, केस आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल समझ लो बहुत है। मेनका गांधी का बस इतना याद रखो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, 21 से रिलेटेड है। क्या मामला था कि सरकार, पार्लियामेंट कोई ऐसा नियम नहीं बना सकता जो आपका आर्बिट्री, कल को सरकार ऐसा नियम नहीं बना सकती कि जिन भी जो लोग भी गंजे हैं उनको कल मर्डर कर दिया जाए, उनका कत्ल कर दिया जाएगा, उन लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा जो गंजे हैं। क्यों? अगर ए के गोपालन जो पुराना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहता, अगर वो स्टैंड कर रहा होता अभी भी, तो कल को अगर सरकार नियम बनाती थी कि जितने भी गंजे लोग हैं उन सबको सजाए मौत दी जाएगी, तो कोई आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते मेरा आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। बट मेनका गांधी में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि नहीं, सरकार के जो मन में आए वो नियम नहीं बना सकती, उसको रीजनेबल लॉ बनाना पड़ेगा, यानी जो तर्क संगत हो, जस्ट हो, फेयर हो, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। प्रियंका, क्या क्वेश्चन बन सकता है, आप रात को आना 10 PM पे मिलने नाइट फॉल क्विज के लिए, नाइट फॉल पे आना, आपको सारे क्वेश्चन पता लग जाएंगे किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रचंड जुलाई के 2nd वीक में आने का प्लान है, बाकी आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे, ठीक है। नाइटफॉल ऐप पे होता है, ऑल दीस क्लासेस वुड बी हैपनिंग ऑन नाइट, ठीक है। हवेली पे आना होता है रात को 10 PM पे। नाइटफॉल रोज रात को 10 PM पे हो रहा है, उस पे आपको आना है, ठीक है। देखो, प्रचंड के लिए मैंने तो अपनी तरफ से तैयारी कर लिया है, दिस इज द तैयारी। प्रचंड में आपको जो करंट अफेयर्स की सीरीज बनाता हूँ,
आई मेक माई हैंड रिटन नोट्स, मैं खुद से नोट्स बनाता हूँ, खुद से एक एस्पिरेंट के मोड में जाता हूँ, बिकॉज आई नो करंट अफेयर्स के नाम पे आजकल आपको बहुत ज्यादा चीजें मिलती है, तो एक तरीके से कंसोलिडेटेड वे में कैसा पूरा करंट अफेयर्स हार्डली 7 से 8 दिन में पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा जा सकता है, उसके लिए मैं खुद से एक एस्पिरेंट बनता हूँ। जैसे आप लोग पेपर देने जाते हैं, मैं भी उसी मोड में जाता हूँ कि अगर मैं पेपर में अपीयर हो रहा हूँ तो मेरे को क्या क्या चीजें याद रह पाएंगी एग्जाम हॉल तक, और जाके उन्हें मैं इस तरीके से नोट करता हूँ। ठीक है, आई मेक नोट्स विद देम। व्हाई डू आई डू दिस थिंग? बिकॉज नहीं, आकाश सर एंड भवर सर और वेरी सीनियर टू मी। ठीक है, सो ये मैं क्यों करता हूँ? बिकॉज इसमें सिर्फ वही कंटेंट पढ़ेंगे जो कोर कंटेंट है, जो आपको एग्जाम हॉल तक याद रहे, पहली चीज। दूसरा, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हो। आजकल मैं देखता हूँ ऑनलाइन वर्ल्ड में एमसीक्यू जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी एमसीक्यू खिला के टाइम पास करता है। ठीक है, सो इसमें हम एमसीक्यू नहीं खेलते, कोर जो एग्जाम में आने वाला है वही चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, ओके फाल्गुनी में देखता हूँ, प्रचंड यूट्यूब पे होगी, उसका मैं टेलीग्राम पे आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल इसीलिए जिसने ज्वाइन नहीं किया अपने साथियों को भी ऐड कर दो वहां पे, और खुद भी ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहां आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा व्हेनेवर प्रचंड गोज लाइव। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज क्लियर, दैट्स ग्रेट पूनम। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अनुष्का वो, हाँ, उसको डी के बासु सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उनको आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 21A। व्हाट इज आर्टिकल 21A? आर्टिकल 21A किस चीज से डील करता है? आर्टिकल 21A 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 में, और उसके बाद 2009 में आया आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसने इसको एनफोर्स किया। ठीक है, ठीक है, सो आर्टिकल राइट टू एजुकेशन एक्ट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया, जिसने आर्टिकल 21A को इंट्रोड्यूस किया। इसने बोला ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं बच्चियां हैं, उन सबके लिए फ्री एंड कंपलसरी, यानी मुफ्त में भी मिलेगी एंड कंपलसरी भी मिलेगी। मतलब आप चाह के भी आप स्कूल से नहीं भाग सकते, आपका मौलिक अधिकार है, कंपलसरी हो गया है आपके लिए, आपके माँ बापों के लिए अपने बच्चे को स्कूल भेजना। ठीक है, सो स्टेट shall provide free and compulsory education to the children in the age group of 6 to 14 years। तो ये तो संविधान में इंट्रोड्यूस कर दिया गया आर्टिकल 21A से, लेकिन इसको लीगल बैकिंग, ये तो बस एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। बाद में 2009 में फाइनली आरटीई एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, जिसमें इसके प्रोविजंस को डील आउट किया गया कि अच्छा, इसमें 25% बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के एडमिट करने एंड वेरियस अदर प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए। सो आर्टिकल 21A कौन से अमेंडमेंट्स आया? 86 से। किससे डील करता है? राइट टू एजुकेशन से। राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट था वो कब पास हुआ? 2009 में। ठीक है, यस प्रज्वल, बिल्कुल। शिखर, आई वुड से कि यार अभी ऑनलाइन ही कोचिंग कर लो, डोंट गो फॉर एनी ऑफलाइन, बिकॉज अभी नोबडी श्योर, प्लस ऑफलाइन में क्वालिटी ऑफ कंटेंट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ठीक है, थैंक्स अ लॉट दक्ष। नेक्स्ट है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 किस लिए? अरेस्ट एंड डिटेंशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको अरेस्ट और डिटेन करने से बचाने के लिए आर्टिकल 22 है। ठीक है, इसमें बेसिकली ये जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, दिस इज नॉट प्रोटेक्ट, दिस इज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। लेकिन ये कौन से डिटेंशन के लिए प्रोटेक्शन नहीं है? दिस इज प्रोटेक्शन इज नॉट फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये जो आर्टिकल 22 की प्रोटेक्शन मिलती है, ये आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन से नहीं बचा सकती। यस बब्बर, क्लास 11 से एनडीए की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, सो प्रिवेंटिव डिटेंशन से बचाने के लिए आर्टिकल 22 आपको प्रोटेक्शन नहीं देता, पहली बात ये याद रखनी है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? याद करो, वो उमर अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, जब 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में अमित शाह साहब ये डिस्कशन कर रहे थे कि एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370 होना चाहिए, तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला को क्या कर लिया गया था? नजरबंद। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? नजरबंद। इवन दो आपने कोई क्राइम नहीं किया है, इवन दो यू हैवंट कमिटेड एनी क्राइम टिल नाउ, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप नियर फ्यूचर में कोई क्राइम कर सकते हो या वायलेंस की एक्टिविटी को इंस्टिगेट कर सकते हो, तो सरकार पे ये पावर होती है कि वो आपको अरेस्ट कर सके, नजरबंद कर सके फॉर सम टाइम। सो दैट इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये जो आर्टिकल 22 की प्रोटेक्शन है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन को से आपकी रक्षा नहीं करती। ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। दिस इज इनफैक्ट कंसिडर्ड अ बिग क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक संविधान में ऐसा प्रोविजन नहीं है
जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में रखता है, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी डिटेंशन होते हैं, यानी अगर आपने कोई क्राइम किया है, वो कौन से डिटेंशन होते हैं? इफ यू हैव कमिटेड अ क्राइम, तो क्राइम के बाद आपका कोर्ट में मामला चलेगा, कोर्ट आपका वर्डिक्ट देगा, और कोर्ट के जजमेंट के बाद इफ यू आर प्रूवन गिल्टी देन यू वुड बी अरेस्टेड, और उस अरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? प्यूनिटिव अरेस्ट। वो आपको सजा देने के लिए बंदी बनाया जाता है, सो दैट इज प्यूनिटिव अरेस्ट। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन में अंतर समझ आ गया। प्यूनिटिव कब होगा? जब आप कोई क्राइम करते हो, इफ यू कमिट अ क्राइम देन इट वुड बी प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव होगा जब आपको क्राइम करने से प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। सो अगर आपका कभी अरेस्ट हो रहा है, प्रिवेंटिव वाला नहीं, प्यूनिटिव वाला, सजा वाला, तो आप पे अधिकार है कि आपको पता होना चाहिए आपको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है। आपको एक लॉयर का एक्सेस आपका फंडामेंटल राइट है। आपको विद एक मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट करना आपका हक है। यहाँ पे और भी गाइडलाइंस दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जिनको डी के बसु गाइडलाइंस बोलते हैं। अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। डी के बसु गाइडलाइन में बोला जाता है कि जो भी अरेस्टिंग ऑफिसर आएगा उसका नेम प्लेट में क्लियर कट नाम होना चाहिए। आपका जो पड़ोसी है उसको बताया जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट कर रहा है, ताकि वो आपके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म कर सके। रात की अरेस्ट, फीमेल्स की अगर अरेस्ट होगी तो फीमेल कांस्टेबल को साथ जाना जरूरी है। सो ऐसी काफी सारी गाइडलाइंस डी के बसु के केस में दी गई है। नहीं, आपको ये सब याद नहीं करना, ये तो बच्चा कोई पूछ रहा था उसको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर वो इंटरिम रिमांड पे भेजता है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अगर आपको कुछ टाइम के लिए विदाउट अ क्राइम अरेस्ट कर लिया जाए, अप टू 3 मंथ्स किया जा सकता है, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। पार्लियामेंट ये पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इंक्रीज भी कर सकता है। ओके, जो लॉ ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन बनाने होते हैं वो बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट बना सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्लियर। तो ये हो गया हमारे राइट टू फ्रीडम्स। अब आ जाते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर हमारे दो राइट्स हैं, दैट इज आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में वी हैव टू राइट्स, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 किस चीज से डील करता है? आर्टिकल 23 डील्स विद प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। मैक्सिमम गाइस 6 मंथ तक लिया जा सकता है, उसके बियॉन्ड पार्लियामेंट तो कितना भी चाहे इंक्रीज कर सकता है। बट ये जो एडवाइजरी बोर्ड एक फॉर्म होता है जिसमें जजेस ऑफ द हाई कोर्ट होते हैं, उसका जो डिटेंशन है वो यूजुअली 6 मंथ तक इंक्रीज कर सकता है। 3 मंथ्स तक ऑलरेडी होता है, ठीक है। मैक्सिमम 3 मंथ्स तक डिटेन किया जा सकता है, उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड परमिट करेगा, ठीक है। सो मैक्सिमम कितना है? 3 मंथ्स है, उससे ज्यादा एक्सटेंड करना है तो एडवाइजरी बोर्ड, और पूरा ड्यूरेशन ही बढ़ा देना है तो वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके अनमोल। फीमेल को अगर विदाउट फीमेल कांस्टेबल से अरेस्ट नहीं किया जा सकता, रात को अरेस्ट किया जा सकता है प्रोवाइडेड आपने सारे मतलब कोशिश करनी चाहिए दिन की अरेस्ट की, ऐसा गाइडलाइन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। साहिल बेटा जब फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगे तब क्लास खत्म होगी, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है? हिंदी बेल्ट के बच्चों को पता होगा, जो आपको लगता है आपके घर वाले कर रहे हैं, वो क्या है? शोषण। या जो रिया चक्रवर्ती पे इल्जाम लगाया था सुशांत राजपूत का करने के लिए, या जो कई बार आप सोचते हो आपका निब्बा निब्बी कर रहा है आपका, वो क्या है? शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ठीक है, सो एक्सप्लॉयटेशन क्लियर हुआ, शोषण करना, एक्सप्लॉयटेशन। तो वी हैव राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल आपका कोई इजीली शोषण नहीं कर सकता, शारीरिक और मानसिक दोनों, ठीक है। पहला है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है? मानव तस्करी। वो याद करो, कबूतरबाजी के बारे में आपने पढ़ा होगा, कबूतरबाजी तेलगी का केस बहुत फेमस है। इसमें क्या होता है? आपने सपोज एक पुअर फैमिली से गरीब लड़की खरीदी, फिर उसे अरब में एक शेख को बेच दिया, तो ये क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आप इंसान को एक की खरीद फरोख्त कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह फॉर वेरियस पर्पसेस, चाहे उन्हें स्लेव बनाना है, चाहे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, वेरियस पर्पसेस के लिए जो चीज की जाती है दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। फोर्स लेबर क्या होता है? अब फोर्स लेबर ये नहीं कि मम्मी मुझे रोज मार्केट भेजती है तो ये फोर्स लेबर हो गया। फोर्स लेबर होता है जहां, और मम्मी मुझे पैसा भी नहीं देती उस काम का, तो फोर्स लेबर क्या होता है? जहां आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे कुछ काम कराया जाता है, यू आर नॉट पेड फॉर दैट टास्क। इस प्रैक्टिस को पुराने जमाने में बेगार बोलते थे, बेगार की प्रथा, दैट इज फोर्स लेबर, कि आपको मजबूरन फ्री में कुछ काम करवाना पड़ेगा, यू वुडंट बी पेड एनीथिंग फॉर दैट, सो दैट इज फोर्स लेबर। तो ये भी अब एक तरीके से फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, ठीक है। ओके, ठीक है। सो तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर दोनों ही इंडिया में अलाउड नहीं होंगे।
और ये बोथ स्टेट, चाहे भारत की सरकार किसी से मजदूरी करवाए बिना पैसे दिए, तो कल को अगर भारत की सरकार ये बोल दे कि आपको अपने गली में स्वच्छता भारत अभियान के तहत रोज सबको झाड़ू लगाना है और उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा सड़क पे, गवर्नमेंट टेक्निकली कैन नॉट डू दिस, ठीक है, वो आपसे बस रिक्वेस्ट कर सकती है। तो प्रधानमंत्री ने इसीलिए रिक्वेस्ट दी थी, ही डैंगल्ड अ कैरेट इन फ्रंट ऑफ यू, उन्होंने स्टिक नहीं ली, उन्होंने कोई लॉ नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वो बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि स्टेट आपसे फोर्स लेबर नहीं करवा सकती, ठीक है। सिमिलरली कोई प्राइवेट सिटीजन आपसे फोर्स लेबर नहीं करा सकता। तो अगर आप कोई कंपनी चला रहे हो और अपने लेबर को आप पैसा नहीं दे रहे, इट इज अ वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। आप उनको छुट्टी नहीं दे रहे, घर नहीं जाने दे रहे, फोर्स लेबर करा रहे हो, यू आर वायलेटिंग देयर फंडामेंटल राइट, ठीक है। नोट्स आपको हाथ से बनाने हैं सुनील, उसके अलावा टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। प्राइवेट सिटीजन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। सरकार कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, कंपलसरी पब्लिक पर्पस के लिए कोई लॉ बना सकती है और उसमें वो आपसे फोर्स लेबर करवा सकती है। जैसे अगर कल को सरकार बोल दे कि मिलिट्री सर्विस इंडिया में मैंडेटरी है, जैसे साउथ कोरिया, इजराइल, इन कंट्रीज में क्या होता है, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू सर्व इन द फोर्सेस। सो अगर भारत भी ऐसा सोच ले कि मिलिट्री सर्विस कंपलसरी कर दी जाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो सरकार क्या ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ योर रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। तो आरसी स्क्वायर को बिना देखे अगर सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में कोई ऐसी चीज करती है जिसमें वो आपसे फोर्स लेबर करवा रही है, तो सरकार जायज है, सरकार कैन डू दैट। तो कल को अगर सरकार एक नियम बनाती है कि हर किसी के लिए मैंडेटरी है फौज में सेवा करना और आपको उसके लिए पैसे नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट इज अंडर इट्स राइट टू डू दैट, ठीक है। बट कोई प्राइवेट इंडिविजुअल आपको पब्लिक पर्पस के लिए भी ऐसा फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 किससे डील करता है? आर्टिकल 24 आपका डील करता है चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी से, ठीक है। बाल मजदूरी, तो कोई भी चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स हजार्डस इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी बच्चा जो 14 साल से छोटा है वो किसी भी हजार्डस इंडस्ट्री में नहीं अपॉइंट हो सकता, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता अनमोल, दैट इज नॉट फोर्स लेबर, दैट इज पनिशमेंट। तो 14 साल से कोई भी छोटा बच्चा हजार्डस इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय नहीं हो सकता, ये आर्टिकल 24 कहता है। तो चाइल्ड लेबर को लेके एक और क्वेश्चन है, पेंसिल पोर्टल कोई बता सकता है किसका है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था कुछ टाइम पुराना। पेंसिल पोर्टल हो सकता है सीडीएस या सीएपीएफ में आ जाए। व्हाट इज पेंसिल पोर्टल? सरकार कई सारे पोर्टल्स बनाती है, उनमें से एक पोर्टल था पेंसिल पोर्टल, बिल्कुल चाइल्ड लेबर को लेकर से रिलेटेड था। हैजार्डस का मतलब होता है जो खतरनाक है, जिनसे जान माल का नुकसान हो सकता है। चलो गूगल करके बताना मुझे अगली क्लास में, ठीक है। नॉन हैजार्डस इंडस्ट्रीज में ये चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट नहीं करता आर्टिकल 24। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली बात है। यस, नॉन हैजार्डस इंडस्ट्री में नहीं प्रोहिबिट करता, लेकिन देयर वाज अ लॉ जो बाद में पास हुआ, दैट वाज सीएलपीए एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 में। इसने ऑल काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बंद कर दिए बच्चों के बिलो द 14 ईयर्स। तो जो भी बच्चा 14 साल से छोटा है वो ना ही हजार्डस ना ही नॉन हजार्डस किसी भी इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता। जो 14 से 18 साल का बच्चा है वो हजार्डस इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर सकता। हजार्डस मतलब जैसे अगर भट्टी में काम करवा रहे हो, आपसे ईंट बनाने की भट्टी में काम करवा रहे हो, तो क्या वो हजार्डस है, उसके लिए खतरनाक हो सकती है। अगर आप उसको पटाखे बनाने की फैक्ट्री में काम करवा रहे हो, केमिकल की फैक्ट्री में, चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करा रहे हो, तो वो उसके लिए डेंजरस है। पूरी एक लिस्ट दी हुई है भारत सरकार ने, कौन सी इंडस्ट्री हजार्डस है कौन सी नहीं है, आराम से देख लेना। तो आर्टिकल 14 तो 24 तो बस ये कहता है कि जो बच्चा 14 साल से कम का है उसको हजार्डस इंडस्ट्री में मत एम्प्लॉय करो। लेकिन जो एक्ट पास हुआ 2016 का चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, उसने बोला 14 साल से जो छोटा बच्चा है उसको तो ना ही हजार्डस ना ही नॉन हजार्डस किसी भी इंडस्ट्री में आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते, और जो 14 से 18 का है उसको सिर्फ आप हजार्डस इंडस्ट्री में नहीं एम्प्लॉय कर सकते, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28, ये एक्ट है आपका 2016 का एक्ट था, ठीक है। यस, पेंसिल पोर्टल है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडस्ट्रीज, बिल्कुल ठीक है। दिल्ली सरकार का नहीं है, भारत सरकार का है। पेंसिल पोर्टल भारत सरकार ने निकाला था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने, ठीक है। इसमें क्या था, अगर आपको कहीं भी कोई बच्चा चाइल्ड लेबर करते हुए नजर आता है, यानी कहीं
होटल में आपको छोटू को, किसी होटल में छोटू को काम करते हुए देखते हो? प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर था? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर था। पेंसिल पोर्टल में अगर आपको कहीं भी चाइल्ड लेबर करता हुआ कोई छोटू दिख जाता है, होटल में चाय बनाता हुआ छोटू, बर्तन धोता हुआ छोटू, कपड़ों की दुकान में कपड़े दिखाता हुआ छोटू, तो आप पेंसिल पोर्टल में उसकी कंप्लेन कर सकते हो और वहां पे फिर अपने आप बच्चे को रेस्क्यू एंड अदर थिंग्स की जाएंगी। ठीक है, ओके, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 आपके यहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। याद करो मैंने बोला था भले ही सेक्युलरिज्म शब्द, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, ये 4 आर्टिकल्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये शुरुआत से भारत के संविधान में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उषा जहां भी आपको बच्चा ऐसा करता हुआ दिखता है, चाइल्ड लेबर करता हुआ दिखता है, पेंसिल पोर्टल पे जाओ, कंप्लेन करो, उसको छुड़ाने आएगी सरकार। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। एक हफ्ता एक्सटेंड हो चुके हैं श्रद्धा ज्योग्राफी के लेक्चर यार, और एक्सटेंड नहीं हो पाएंगे। सो या तो आप डाउनलोड कर लो, कोई बच्चा डाउनलोड करके उसे टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर सकता है, मैं वहां से सीरीज को लगा दूंगा। अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, बिकॉज बच्चे की मर्जी नहीं मानी जाती अनलेस एंड अनटिल वो 18 से प्लस हो। बहुत सारे बच्चे करते हैं, इंडिया में चाइल्ड लेबर का नंबर सबसे ज्यादा। ठीक है, ओके। सो आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 चारों डील करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन से। ठीक है यार, वीडियो डाउनलोड का मुझे भी नहीं पता कैसे होंगी, बट अगर आप में से कोई टेक्निकली एक्सपर्ट है तो वो प्लीज पुराने सेशंस की वीडियो डाउनलोड करके मुझे टेलीग्राम पे भेज दो, आई वुड अपलोड देम। ठीक है, नहीं हर्षल, वो अलग चीज होती है। ठीक है, बिल्कुल अनमोल, वो भी आप कर सकते हो, वो भी एक अच्छा आइडिया है। स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। नहीं, क्लास एंड नहीं हुई अभी, अभी आर्टिकल 25 से 28 करना है। सो पहला है आर्टिकल 25। व्हाट इज आर्टिकल 25? राइट टू फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट वंस रिलीजन। ठीक है, आता है यश, आप डिस्कस वाला ग्रुप ज्वाइन करो, मेन ग्रुप के 3 बिंदु जो है वहां पे क्लिक करो और उसके बाद डिस्कस पे जाना, वहां पे आपको पूछने का, डिस्कस करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सो राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट वंस रिलीजन। प्रैक्टिस यानी आपको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। प्रोफेस यानी आप पब्लिकली बोल सकते हो कि मैं XYZ धर्म को बिलोंग करता हूँ। प्रोपोगेट यानी आप और लोगों को बता सकते हो कि मेरा ये धर्म है और उसकी ये खासियत है। सो यू हैव कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन। ठीक है, यू ऑल्सो हैव फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का मतलब क्या है? आपको आपकी कॉन्शियंस मतलब क्या होता है? अंतरात्मा। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का पूरा अधिकार है। अगर आपकी अंतरात्मा ये बात बोलती है कि नहीं, मैं तो गॉड में ही बिलीव नहीं करता, आई एम एन अथीस्ट, तो ये भी आपको शक्ति देती है आर्टिकल 25। इट गिव्स यू द पावर टू इवन नॉट एक्सेप्ट एनी रिलीजन। ठीक है, so freedom of conscience and freedom to profess, practice and propagate any religion. It also includes, जैसे right to freedom of speech and expression also included the right to remain silent. Similarly, article 25 also includes the right to not follow any religion, the right to remain an atheist. So that is article 25. अब देखो, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो प्रोपोगेट रिलीजन की बात की गई है, लेकिन हमने तो रिसेंटली सर सुना है कि कई सारे राज्यों ने अपने यहाँ लॉ बनाए हैं, एंटी कन्वर्जन लॉज। चाहे यूपी की बात कर लो, गुजरात की बात कर लो, इन सारी स्टेट्स ने क्या एंटी कन्वर्जन लॉज नहीं बनाए कि आप धार्मिक परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, अभी ओमकार उसका जवाब मिल जाएगा आपको। ठीक है, सो एंटी कन्वर्जन लॉ बनाए, तो उसमें क्या होता है एक्चुअली, राइट दैट मेनी ऑफ यू वुड हैव सीन कि इस्कॉन वाले, इस्कॉन के लोग क्या करते हैं, रोड साइड खड़े होकर बुक्स बेचते रहते हैं। जाकिर खान एक जमाने में क्या करता था, जाकिर खान या जाकिर नायक, व्हाटएवर वाज हिज नेम वाज, द मुस्लिम क्लेरिक, व्हाट ही यूज्ड टू डू, वो लोगों को ग्रुप में इकट्ठा करवाता था बहुत सारे, और फिर उनको कुछ भाषण देता था। ठीक है, बट यू कैनॉट फोर्स एनीबडी टू कन्वर्ट। ठीक है, सो आप पे राइट टू रिलीजियस कन्वर्जन नहीं है कि मैं लोगों को कन्वर्ट करूं, ये मेरा अधिकार है। आपका अधिकार उतना ही है कि आप अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार करो, प्रोपोगेट करो अपने रिलीजन को। यू डू नॉट हैव द राइट टू कन्वर्ट एनीबडी। ये केस था स्टेनलेस केस, रेवरेंट स्टेन इज लस केस था, उसमें ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी।
देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू रिलीजियस कन्वर्जन, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 25 में जो हिंदुइज्म की डेफिनेशन है वो बहुत वाइड डेफिनेशन है। हिंदुइज्म के अंदर हिंदू सनातनी धर्म वाले, सिख्स, सरदार, जैन्स और बुद्धिस्ट भी आते हैं। सो आर्टिकल 25 में अगर कहीं भी शब्द हिंदू मेंशन है उसका मतलब सिख्स, जैन्स और बुद्धिस्ट भी है, ठीक है। ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। तो आर्टिकल 25 में जहां भी हिंदू वर्ड नजर आएगा उसका मतलब सिक्स, जैन्स और बुद्धिस्ट भी है, ठीक है। तो क्या ये आर्टिकल 25 इम्यूटेबल है? दिस आर्टिकल 25 इज इट इम्यूटेबल, यानी क्या इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? क्या आपको धार्मिक स्वतंत्रता आपकी का कोई और छोर नहीं है? नहीं, दिस इज रॉन्ग। इसकी लिमिटेशंस है। लिमिटेशन क्या है? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। ये फंडा क्लियर हुआ? आदि अभी थोड़ा सा और रह गया बेटा, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात कर ली। व्हाट आर द वेरियस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमने देख लिए। अब इन्हीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपसे एग्जाम में पूछेगा रिस्ट्रिक्शंस कौन सी है। ठीक है, तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट, यानी अगर कोई भी आप फ्रीडम टू रिलीजन एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन अगर वो कोई दूसरे फंडामेंटल राइट को लिमिट कर रही है देन दैट फंडामेंटल राइट वुड बी सुपीरियर टू दिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसे एग्जांपल, आप कल को बोल दो कि मेरा रिलीजन कहता है कि अनटचेबिलिटी फॉलो करो। आपका रिलीजन कहता है, लेट्स से आप बोल देते हो कल को कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि आपको अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या इस आर्गुमेंट को मानेगा कि आपके ये रिलीजन का पार्ट है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस आर्गुमेंट को मानेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा आर्टिकल 25 बोलता है कि रिस्ट्रिक्शंस है फंडामेंटल राइट में, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। तो अदर फंडामेंटल राइट यानी आर्टिकल 17 वायलेट हो रहा है और फ्रीडम ऑफ रिलीजन से दूसरा राइट वायलेट हो रहा है, इसीलिए आपका ये आर्गुमेंट स्टैंड नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, पहला हो गया अदर फंडामेंटल राइट, एक रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा क्या है? पब्लिक ऑर्डर। तो अगर आप कोई सपोज यू आर टेकिंग अ ताजिया निकल रहा है आपका, या आपकी कोई यात्रा निकल रही है, कलश यात्रा निकल रही है, ताजिया निकल रहा है और सरकार को ऐसा लगता है कि इसके निकलने से जाम लग सकता है रोड पे बहुत बड़ा, या देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसकी वजह से कोई दिक्कत हो सकती है। सो पब्लिक ऑर्डर के नाम पे सरकार इसको रिस्ट्रिक्ट करवा सकती है, ठीक है, कि नहीं आपको ये प्रोसेशन निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। सो पब्लिक ऑर्डर हो गया। मोरालिटी, मोरालिटी का मतलब क्या है? इमोरल चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे पुराना जमाना था, एक टाइम में सती की प्रैक्टिस चलती थी, विडो को रीमैरी नहीं करने दिया जाता, तो ये सारी कैसी प्रैक्टिसेस थी? दीज वर इमोरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, और इनको भी इसीलिए हटा दिया गया कोर्ट से। अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस मोरालिटी के अगेंस्ट थी, इसलिए हटा दी गई, ठीक है। हेल्थ को कोई चीज अफेक्ट करे, जैसे अभी रिसेंटली ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस इस्लाम में जो थी उसको हटा दिया गया इंडिया के पार्लियामेंट के द्वारा। क्यों? बिकॉज वो मोरालिटी के अगेंस्ट जा रही थी, ठीक है। अनमोल, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये मोरालिटी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। ये जो मोरालिटी आपके अपनी मोरालिटी नहीं है, ये संविधानिक मोरालिटी का आइडिया है। ये ऐसा नहीं, ऐसे तो मुझे ये लग सकता है कि आप तुम चिकन खा रहे हो, तुम प्याज खा रहे हो, मेरे मॉरल वायलेट हो गए, मेरे लिए सही नहीं है। जो संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का आइडिया है उस पर डिपेंड करता है। इट इज नॉट योर पर्सनल घर की मोरालिटी, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। तो मोरालिटी को नहीं करना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर को नहीं करना चाहिए, हेल्थ को। जैसे देयर इज दिस प्रैक्टिस व्हिच इज कॉल्ड एज एफजीएम, आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है। व्हाट इज एफजीएम? एनीबॉडी हु कैन आंसर दिस, व्हाट इज एफजीएम? अच्छा लग रहा है, आप थकने लग गए हो, तो चलो आर्टिकल 25 के आगे नहीं करेंगे, बाकी आर्टिकल्स अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। सो एफजीएम क्या होता है, कोई बता दो? फीमेल जेनिटल म्यूटेशन, फीमेल जेनिटल म्यूटेशन, ये बेसिकली एक बहुत ऑप्रेसिव सी प्रैक्टिस है। इट इज अ वेरी ऑप्रेसिव प्रैक्टिस। इसमें क्या होता था, जो छोटी बच्चियां होती थी उनके प्राइवेट पार्ट्स को म्यूटेट कर दिया जाता था एज अ मार्क ऑफ रिलीजियस थिंग, तो इससे उनकी हेल्थ भी खराब होती थी, उनकी काफी सारी डिजीज बनने का चांस हो जाता था। तो आजकल ये जो बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी थी उनमें ये काफी ज्यादा प्रैक्टिस पॉपुलर थी। आजकल कोर्ट में मामला चल रहा है कि इस प्रैक्टिस को बंद करवाया जाए, ठीक है।
हटाया जा सकता है आदि, ऐसा कुछ नहीं है, बट उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है। सो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात कर ली। स्टेट कैन ऑल्सो रेगुलेट इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजन। तो हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म का ये मतलब नहीं है कि रिलीजन में इंटरफेयर ही नहीं कर सकती सरकार, बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, अगर मान लो आपको कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी रिलीजन के नाम पे हो रही है तो सरकार उसको रेगुलेट बिल्कुल कर सकती है। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब कोई रिलीजन के नाम पे कुछ बेच रहा है तो उसको भी सरकार रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, एसोसिएटेड इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टेट कैन नेगोशिएट। ठीक है, वेलफेयर एंड रिफॉर्म ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए भी सरकार नियम बना सकती है। जैसे हिंदूज के रिफॉर्म के लिए सरकार ने नियम बनाए थे, यू नो क्या नियम बनाए थे, जैसे कि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस जो अनटचेबिलिटी, ओपनिंग द टेंपल्स टू ऑल कास्ट, ये सब प्रोविजंस आर्टिकल 25 के अंदर ऑलरेडी इंप्रूव कर लिए गए। ठीक है, कोई बात नहीं, अकेला आप रिकॉर्डेड सेशन देखना। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट था आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 क्या था, इंडिविजुअल से रिलेटेड था कि इंडिविजुअल हैज द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट हिज रिलीजन। आर्टिकल 26 है रिलीजियस डिनोमिनेशन से, यानी हर एक धर्म के संप्रदाय को, एवरी धार्मिक संप्रदाय हैज द लिबर्टी टू एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड एक्वायर प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। तो कोई भी रिलीजियस जो डिनोमिनेशन है, जैसे आप मान के चलो देयर इज कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अपना प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, एक टेंपल बना सकता है अपने नाम का। इस्कॉन है तो इस्कॉन अपना टेंपल बना सकता है। जमात की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जमात के मस्जिद अपनी बना सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, एक्वायर भी कर सकता है। ठीक है, मेंटेन भी कर सकता है। दैट इज रिलीजियस डिनोमिनेशन की पावर। रिलीजियस डिनोमिनेशन, रिलीजियस संप्रदाय, एक संप्रदाय को कैसे डिफाइन किया जाएगा, उसका एक सिस्टम ऑफ बिलीफ होना चाहिए। दे शुड हैव अ डिस्टिंक्ट सिस्टम ऑफ बिलीफ, दे शुड हैव अ डिस्टिंक्ट नेम एंड दे शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे रामकृष्ण मिशन है, they are having a distinct name, उनका system of belief है, they believe in certain specific practices, they have a common organization, so they are considered a religious denomination। अगर किसी को धार्मिक संप्रदाय मान लिया तो वो प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकता है, उसे मेंटेन भी कर सकता है, मैनेज भी कर सकता है फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। और देखो, राइट टू प्रॉपर्टी में मुआवजा इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी में अगर आपकी प्रॉपर्टी सरकार एक्वायर करती है, गवर्नमेंट कंपल्सरीली एक्वायर्स योर लैंड, यू हैव नो राइट टू कंपनसेशन। बट अगर आपकी एक रिलीजियस बॉडी थी, अगर आपकी प्रॉपर्टी एक रिलीजियस बॉडी के लिए, देन इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू गिव कंपनसेशन फॉर दैट एक्विजिशन। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर। बिल्कुल ओमकार मानते हैं। ठीक है, सो पहली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रिलीजन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की, लोग अपने टेंपल्स, मस्जिद रन कर सकते हैं। दूसरा, अगर कल को सरकार ये टेंपल या मस्जिद की जमीन खरीदती है, जैसे राम मंदिर बन रहा है राम मंदिर, अब राम मंदिर की जमीन ट्रस्ट बना रहा है, ठीक है, तो आप ट्रस्ट बना सकते हैं। अब कल को अगर राम मंदिर की जमीन सरकार खरीद लेती है किसी पर्पज से, तो ये राम मंदिर की सरकार जब जमीन खरीदेगी, सरकार के लिए मस्ट है कंपनसेशन देना। whenever any property of a religious body is acquired, it is must for the government to pay compensation, so this is the advantage of this। नेक्स्ट है आर्टिकल 27। तो किसी भी रिलीजियस पर्पस के लिए कोई टैक्स वसूला नहीं जा सकता, यानी पुराने जमाने में आपने सुना होगा जजिया लगाया जाता था, जजिया टैक्स के बारे में आपने सुना है। जजिया वो था कि सल्तनत पीरियड में, मुस्लिम रूल के टाइम पे हिंदूज को जो एक तरीके का प्रोटेक्शन मनी देना पड़ता था, दैट वाज जजिया। क्यों देना पड़ता था कि आपको हम गंगा में नहाने दे रहे हैं, फलाना ठिकाना, इंडियन पर्पसेस के लिए, तो ये क्या था, एक तरीके का रिलीजियस टैक्स था। बट आज के टाइम में आर्टिकल 27 जो है, ये आपको इंश्योर करता है कि रिलीजियस पर्पस के लिए आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, किसी भी रिलीजियस पर्पस के लिए आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी सरकार कहीं भी ऐसे पर्पस के लिए टैक्स नहीं लगाएगी जिसका पैसा वो किसी रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करे। हाँ, आपसे फीस चार्ज की जा सकती है, जैसे अमरनाथ यात्रा जाती है तो अमरनाथ यात्रा में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, फूड प्रोवाइड करने के लिए, एमिनिटीज प्रोवाइड करने के लिए आपसे फीस चार्ज की जा सकती है। जैसे आपको अभी अगर मक्का मदीना की मस्जिद जाना है तो आपको हज पे जाने के लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा, सो फीस चार्ज की जा सकती है बिकॉज आपको सर्विस मिल रही है, लेकिन आपको रिलीजियस पर्पस के लिए टैक्सेशन नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, सो ये आर्टिकल क्या बैन करता है, ये आर्टिकल ओनली प्रोहिबिट करता है टैक्स लगाने को, फीस को अलाउ कर देता है आर्टिकल 27। ठीक है, फाइनली लास्ट कर लेते हैं, लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 28, उसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास है, लास्ट आर्टिकल है। ठीक है, लास्ट आर्टिकल करते हैं, बिल्कुल रेड करेंगे आप, कोई अच्छे उसका लिंक दो, क्लास का लिंक देखो, आज आपने काफी मेहनत किया, काफी लंबी क्लास करी,
तो दैट्स ग्रेट। ठीक है, लास्ट आर्टिकल कर लेते हैं, आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप स्कूल में जाके रिलीजियस एजुकेशन ले, भले ही इवन आप कॉन्वेंट स्कूल में क्यों ना पढ़ रहे हो, आपको यू कैनॉट बी मैंडेटरीली फोर्स्ड टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। हाउएवर ये डज नॉट अप्लाई, कौन से इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई नहीं करेगा? उन इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई नहीं करेगा जो स्टेट के द्वारा ही रन किए जाते हैं और उनका पर्पस ही रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है। अब कल को अगर आप वैदिक पाठशाला में चले गए जो सरकार ही रन कर रही है, या आप सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड मदरसे में ही चले गए और वहां जाके आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो रिलीजियस एजुकेशन लूंगा ही नहीं, तो तुम वहां क्या मजाक करने जा रहे हो? जब वहां उस इंस्टीट्यूशन का पर्पस ही रिलीजियस एजुकेशन है, तो वहां पे जाके आप नहीं बोल सकते कि नहीं मेरे पे तो आर्टिकल 28 है, ये देखो आर्टिकल 28 ये कहता है कि मुझे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं लेना। ठीक है, ओके ठीक है, सो दिस इज क्लियर। सो आर्टिकल 28 क्या बोलता है कि यू आर फ्री फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बस शर्त है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो उसका पर्पस ही रिलीजियस एजुकेशन देना ना हो और वो स्टेट के द्वारा फंडेड ना हो। ठीक है, ठीक है। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर कंप्लीटली स्टेट के द्वारा रन किया जा रहा है, जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, इफ देयर इज अ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, तो वहां पे आके आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं ले सकते। पता चल रहा है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में आप गए और वहां पे आपको गीता पढ़ाई जा रही है या वहां आपको कुरान पढ़ाई जा रही है या बाइबल पढ़ाई जा रही है, दैट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड देयर। ठीक है, तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इस तरीके के, या दिल्ली में जाओ तो सर्वोदय विद्यालय जो दिल्ली में, या केंद्रीय विद्यालय जो केवीज है, तो जो कंप्लीटली स्टेट के द्वारा मेंटेन्ड है, उनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट वो इंस्टीट्यूशंस जहां पे स्टेट के द्वारा रन तो किए जा रहे हैं, एडमिनिस्टर स्टेट कर रही है, बट स्टैब्लिश उन्हें किसी एंडोमेंट या ट्रस्ट के द्वारा किया गया। ठीक है, एडमिनिस्टर तो उन्हें स्टेट कर रही है, यानी उसकी रख रखाव तो स्टेट कर रही है, बट उन्हें किसी एंडोमेंट या ट्रस्ट के द्वारा किया गया। जैसे रामकृष्ण मिशन का कोई स्कूल है, तो भले ही उसको सरकार का भी रिकॉग्निशन प्राप्त है, बट वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है। ठीक है, बिकॉज उसका पर्पज ही वही था। वैदिक पाठशाला है तो उसका पर्पज ही वही था। इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, जैसे डीपीएस है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, तो दिल्ली पब्लिक, तो स्कूल में सुबह सर्वधर्म सभा हो सकती है, लेकिन सर्वधर्म सभा होगी उसमें आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप उसको अटेंड करें। सो इंस्टीट्यूशन अगर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट है, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, बेलम्स हो गया, आरआईएमसी हो गया, सो इस तरीके के स्कूल में वॉलंटरी है, बच्चे की मर्जी है, अटेंड करना चाहे तो करें वरना तो स्किप करें। ऐसे स्कूल जिनको सरकार से स्टेट से एड मिलता है उनके लिए भी वॉलंटरी है, स्टूडेंट में अटेंड और नॉट अटेंड। इतना डिटेल में वैसे आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बच्चा सीएपीएफ दे रहा है उसके लिए ये डिटेल इंपॉर्टेंट है, बाकियों के लिए इतने से काम चल जाएगा कि आर्टिकल 28 क्या है। ठीक है, जो बच्चा सीएपीएफ दे रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है चीज। लैंग्वेज का तो गेम ही अलग है बेटा, ये रिलीजन की हम बात कर रहे थे। 25, 26, 27, 28 वो रिलेटेड टू रिलीजन। 29 और 30 जो है, जो हम कल करेंगे वो है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, उसमें हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की। ठीक है, आज के सेशन में मजा आया। पॉइंट 3 था, अगर आपका इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट है, यानी डीपीएस है, तो वो भारत सरकार उसको रिकॉग्नाइज करती है ना, सीबीएसई से वो रिकॉग्नाइज है। लिंक भेजो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सो डीपीएस रिकॉग्नाइज है, तो ऐसे उनके लिए क्या है, ऐसों के लिए जो रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट है। एसएसबी का सब्सक्रिप्शन बच्चे, अरे नहीं, इन वाले सर को आपका विवराज हम कर चुके हैं एक बार, पिछली बार कर चुके हैं, दोबारा परेशान नहीं करेंगे उन्हें। तो ठीक है, डीपीएस इस तरीके की कैटेगरी में आ जाएगा। @SSB_ आना है आपने, किस चीज के लिए, 10 PM, उसमें हम जाके देखेंगे हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व होता है। ठीक है, ठीक है, वी वुड गो देयर एंड वी वुड ट्राई टू सी कि आपके कितने सवाल आप सॉल्व कर पाते हो। ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। ओके, ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मिलेंगे 10 PM पे। अभिषेक, क्वेश्चन क्या था आपका? यस, क्लास इज ओवर। आज रेड के लिए अच्छा लिंक नहीं मिला तो कल आप ढूंढ के रखना लिंक, आज बेकार लिंक आए। अगर आप कल अच्छा लिंक ढूंढ के भेजोगे या रात को 10 PM की क्लास के लिए अच्छा लिंक भेजोगे तब करेंगे। ठीक है, नहीं नहीं, आज किसी ने अच्छा लिंक नहीं मिला, रेड फेल हो जाएगी। ठीक है, सो अच्छा लिंक ढूंढ के भेजना अगली बार, तब करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल। आई होप आज के सेशन में मजा आया हो। रात को 10 PM पे नाइटफॉल से जुड़ना मत भूलना, और दूसरा टेलीग्राम चैनल फटाफट से ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक कमेंट में कोई बच्चा शेयर कर दे, ताकि जो साथी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए, बिकॉज वहां पे आपको पीडीएफ, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और बाकी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, सो प्लीज गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, कमेंट्स पे कोई बच्चा लिंक शेयर कर देगा। ओके, ठीक है,
ओके, सो दैट्स ऑल, मिलते हैं जल्दी। टिल देन ग्रेड अप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है। बाय बाय, जय हिंद।